वेलकम यू ऑल अगेन इन दिस क्लास ऑफ टॉप ग्रेड। आज जो हम टॉपिक लेकर चलेंगे दैट वुड बी एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड आई रियली नो कि यू विल एंजॉय अ लॉट। नॉट ओनली यू वुड अंडरस्टैंड, इन फैक्ट यू वुड कंसंट्रेट ऑल्सो, बिकॉज इसके अंदर बातें ही कुछ ऐसी हैं जो कि खुद ब खुद ही स्टूडेंट्स को अपने अंदर खींच लेती हैं। तो पढ़ते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव में हम पढ़ेंगे क्या? इंट्रोडक्शन टू एडजेक्टिव होगा, रॉयल ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स होगा, उसके मिसलेनियस रूल्स होंगे, एंड एट द एंड बिल्कुल जैसे हम करते हैं स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। तो इंट्रोडक्शन टू एडजेक्टिव्स जी। तो एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब नाउन्स एंड प्रोनाउंस। मतलब वो सारे वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज के जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेंगे, मीन्स उसकी क्वालिटी देंगे, उसकी क्वांटिटी देंगे, उसको पॉइंट आउट करेंगे, उसके मीनिंग में कोई एडिशन करेंगे। तो जो भी वर्ड्स किसी नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेंगे, बेशक उनको क्वांटिफाई करें, उनको आइडेंटिफाई करें, वो सारे के सारे वर्ड्स क्या कहलाएंगे स्टूडेंट्स? एडजेक्टिव्स। तो देखें, स्वीट, हार्ड, स्लो, मोर, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। जैसे मैं कहता हूँ ना, ही इज़ अ वेरी क्यूट बॉय, तो बॉय क्या है जी? नाउन। तो उस नाउन के अंदर कौन मीनिंग में ऐड कर रहा है, कौन उसको डिस्क्राइब कर रहा है? क्यूट। तो क्यूट बॉय, स्वीट बॉय, हार्ड बॉय, स्लो बॉय, मोर बॉयज। तो यू कैन सी देयर कि जो भी वर्ड, और यहीं से हमारा एडजेक्टिव कन्फर्मेटिव टेस्ट भी बन गया कि अगर मुझे किसी वर्ड को आइडेंटिफाई करना है कि आइदर इट इज़ एडजेक्टिव और नॉट, तो मुझे क्या करना है? मुझे सिंपली उसको किसी नाउन से रेक्ट करवा के देखना है। अगर तो उस नाउन से रेक्ट कर गया तो वो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव कन्फर्मेटिव टेस्ट सक्सेसफुल है। और अगर वो ना रेक्ट कर पाया तो मैं उसको क्या कहूँगा कि वो एडजेक्टिव नहीं है। इट मीन्स मुझे एक वर्ड है फ्रेंडली। स्टूडेंट्स, आपको एक टेस्ट लेते हैं, ओरल टेस्ट। फ्रेंडली क्या है? फ्रेंडली एडवर्ब है। आप में से बहुत सारे सोच रहे हैं एडवर्ब है। तो LY, मैंने एक आपको क्या कहा था, वर्ड्स की फेस वैल्यू से नहीं जाना, वर्ड्स की फंक्शन देखने। आपको मैंने कहा था सूरत नहीं देखनी बेटा, सीरत देखनी है। तो इसका फंक्शन देखें कि फ्रेंडली बॉय, फ्रेंडली मैन, ये तो नाउन्स को क्वालिफाई कर रहा है, और जो नाउन्स को क्वालिफाई करेगा वो एडजेक्टिव कहला सकता है, वो एडवर्ब्स कहला नहीं सकता। तो दिस इज द रीजन आई हैव स्ट्रेस्ड ऑन द वेरी फर्स्ट डे फॉर यू पीपल टू लुक एट द फंक्शंस ऑफ द वर्ड्स, नॉट द एक्चुअल सिंटैक्टिक और मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड। तो नेक्स्ट देखिएगा जी, हमारे पास इसकी हम रॉयल ऑर्डर पर आते हैं एडजेक्टिव्स के, कि एडजेक्टिव्स के रॉयल ऑर्डर क्या है, और इसी रॉयल ऑर्डर से हम एडजेक्टिव्स की मिसलेनियस काइंड्स को भी बड़ा ब्रीफली डिस्कस कर जाएंगे। तो आते हैं जी। टॉप ग्रेड लाया आपके लिए बेस्ट कोर्सेज। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे। विजिट www.topgrade.pk। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की, और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की, और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। You can also download Top Grade app from Google Play Store or App Store. Visit topgrade.pk. For more information, contact 0304115060. तो एडजेक्टिव्स की जो मुख्तलिफ काइंड्स आ जाती हैं, डिटर्मिनर्स भी होते हैं। डिटर्मिनर मतलब जो डिटर्मिन करते हैं कि ये कौन है। जैसे मैं कह दूँ आ, द, एन, आर्टिकल, सारे डिटर्मिनर्स हैं। जैसे मैं कह दूँ सम, जैसे मैं कह दूँ मैनी, जैसे मैं कह दूँ मोर। तो जो किसी चीज़ का तयन कर रहे होते हैं एडजेक्टिव, जिस नाउन का, तो जिस नाउन का वो तयन करते हैं
उसके वो डिटर्मिनर्स कहलाते हैं। तो एडजेक्टिव्स की एक कैटेगरी में डिटर्मिनर्स हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर और क्वांटिटी होते हैं। मतलब मैं कहता हूँ 3, 4, 5, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हैं। क्वालिटी के होते हैं ब्यूटीफुल, ओल्ड, अमेजिंग। एडजेक्टिव ऑफ साइज भी होते हैं, बिग, लिटिल। एडजेक्टिव ऑफ एज भी होते हैं, जैसे ओल्ड मैन, एंटीक कार। एडजेक्टिव ऑफ शेप भी होते हैं, ओवल शेप्ड, हार्ट शेप्ड, राउंडेड। एडजेक्टिव ऑफ कलर्स भी होते हैं, गोल्ड, रेड, वाइट। प्रॉपर एडजेक्टिव्स भी होते हैं। वो सारे एडजेक्टिव्स जो किसी प्रॉपर नाउन से बने हों उनको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे वो सैलड आप सबको बहुत पसंद है जी, रशियन सैलड, तो सैलड वर्ड क्या है? नाउन। तो यहाँ रशियन क्या कर रहा है? रशियन उस नाउन की मीनिंग में एडिशन कर रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है उस सैलड को, तो हम इसलिए रशियन को क्या कहेंगे? एक एडजेक्टिव। तो चूंकि ये प्रॉपर नाउन से बना है तो क्या कहलाएगा? प्रॉपर एडजेक्टिव। देन एडजेक्टिव ऑफ पर्पस और क्वांटिटी भी, क्वांटिफायर्स भी होते हैं। तो मतलब जो मकसद शो करते हैं, जैसे मैं कह दूं स्पोर्ट्स कार, तो स्पोर्ट्स एडजेक्टिव ऑफ पर्पस है। डाइनिंग प्लेट्स, तो जो डाइनिंग है वो प्लेट्स का पर्पस है। तो ये हमारी एडजेक्टिव की कुछ काइंड्स हैं। तो देखिए हमें एक स्लाइड के अंदर ही एडजेक्टिव की काइंड्स को बड़ा ब्रीफली डिस्कस कर लिया और हमारा बहुत सारा टाइम भी बच गया। लेकिन अब अगर ये काइंड्स एडजेक्टिव्स की एक से ज़्यादा मौजूद हो, देखिए अगर तो मौजूद है जी कि ओल्ड कार तो डन है, बिग कार डन है, ब्यूटीफुल कार डन है, इटालियन कार डन है। लेकिन अगर बिग भी आ गया, ब्यूटीफुल भी आ गया, ओल्ड भी आ गया, इटालियन भी आ गया, पर्पस स्पोर्ट्स भी आ गया, तो देन इनको किस स्पेस में या किस तरतीब में, किस ऑर्डर में इसको स्प्रेड करना है, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। एंड दैट इज़ कॉल्ड रॉयल ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। तो गौर करें, यहाँ से हमारे एडजेक्टिव्स शुरू हो रहे हैं। आई सॉ हमारा जो सेंटेंस का स्टार्ट हुआ है और आगे जो चीज़ आई है, आई सॉ अ कार, मैंने गाड़ी देखी है। जो वर्ड्स दरमियान के सारे वो उसके एडजेक्टिव्स हैं। पहले तो जब भी एडजेक्टिव पुट करना है, सबसे पहले तो अगर ज़्यादा हैं तो डिटर्मिनर की बारी सबसे पहले, मतलब ए, एन, द, सम, मैनी, ये सबसे पहले आएगा। फिर नंबर और क्वांटिटी वाले 3, 4, 2 वो हमारे आएंगे। लेकिन आ जाए तो फिर हमें दोबारा उसके साथ कोई नंबर नहीं लिखना, क्योंकि आ खुद भी एक को शो करता है। देन एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी है ब्यूटीफुल, फिर साइज है बिग, फिर एज है ओल्ड, फिर शेप है। मतलब अगर मैं यहाँ भी लिख देता तो यहाँ भी मैं एक शेप लिख सकता था कि लेंथी जैसे। देन कलर आ जाता है, गोल्ड रेड आ जाए। फिर इटालियन, गौर करें, प्रॉपर एडजेक्टिव, फिर पर्पस और फिर उसका नाउन आएगा। तो गौर करें, आई सॉ ब्यूटीफुल बिग ओल्ड इटालियन स्पोर्ट्स कार। अगर मैं ये कहता हूँ कि आई सॉ अ बिग ओल्ड ब्यूटीफुल इटालियन स्पोर्ट्स कार, तो रॉन्ग है। मुझे क्वालिटी वाला एडजेक्टिव साइज और एज से पहले देना है। तो आई सॉ अ ब्यूटीफुल बिग ओल्ड। नेक्स्ट, ये सेंटेंस में चूंकि सारे फील्ड हैं तो गौर करते हैं। आई बॉट द 3 ब्यूटीफुल लिटिल एंटीक ओवल शेप्ड गोल्ड चाइनीज डाइनिंग प्लेट्स। यू कैन सी देयर कि हमने डिटर्मिनर, फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर, फिर क्वालिटी, फिर साइज, फिर उसका एज, एंटीक पुराना, ओवल शेप, फिर साइज, शेप, फिर कलर, देन प्रॉपर एडजेक्टिव चाइनीज वो प्लेट्स हैं, और देन पर्पस डाइनिंग प्लेट्स। तो मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट क्या करता होता हूँ, मैं कहता हूँ बच्चों अपने ये सेंटेंस ना किस तरीके से रटा मार लें कि आई बॉट द 3 ब्यूटीफुल लिटिल एंटीक ओवल शेप्ड गोल्ड चाइनीज डाइनिंग प्लेट्स। इसी तरतीब में बहुत अच्छी तरह याद कर लें। जब भी आपको एडजेक्टिव्स मुख्तलिफ सेंटेंसेस में वेरी होते नजर आए कि यहाँ जनाब बिग पहले है और ब्लू बाद में, और यहाँ ब्लू पहले और बिग बाद में, तो आप क्या करेंगे, इस सेंटेंस को सामने रखेंगे और देखेंगे कि साइज पहले है कि कलर पहले, जो है वो क्वालिटी पहले है और कलर उसका कहाँ मौजूद है। तो गौर करें, तो जब मुझे पता लगेगा कि ही वॉज वेयरिंग ब्लू बिग स्कार्फ या बिग ब्लू स्कार्फ, तो मैं इस सेंटेंस की मदद से लूँगा, ये सेंटेंस मैं फ़ौरन ध्यान में लाऊंगा। तो मैं सोचूंगा कि जो कलर है वो बाद में है और साइज पहले है, तो ब्लू बिग स्कार्फ नहीं आएगा, बिग ब्लू। तो साइज पहले है बिग और कलर बाद में है ब्लू, तो आई बॉट अ बिग ब्लू स्कार्फ। और अगर मैं कहता हूँ आई बॉट अ ब्लू बिग, तो वो रॉन्ग हो गया। तो ये है रॉयल ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। तो इसमें सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसका
पूरे का पूरा एक सेंटेंस याद कर लें, उसको स्टैंडर्ड बना लें, और जब भी कोई आए उस सेंटेंस को सामने रख लें, रफ पेज पर एक बार नोट करके देख लें और उससे अंदाज़ा लगा लें कि कौन सी चीज़ किस तरह का एडजेक्टिव पहले आना है। आपको उस सेंटेंस की सारी हकीकत खुल जाएगी। एक एग्जांपल और दे लेते हैं। आई सेट ऑन एन अमेजिंग हार्ट शेप्ड रेड एंड वाइट सोफा। तो यू कैन सी देयर क्वालिटी पहले है और कलर बाद में। अगर एक शख्स कहता है आई सेट ऑन रेड एंड वाइट अमेजिंग हार्ट शेप्ड सोफा, तो वो रॉन्ग होगा। अमेजिंग क्वालिटी ये पहले आएगी, साइज उसके बाद है और कलर उसके भी बाद है। यू कैन नॉट वायलेट दैट ऑर्डर। डन हो गया स्टूडेंट्स। तो ये आपको एक स्लाइड के अंदर आपने एडजेक्टिव की टाइप्स भी पढ़ ली और इसी स्लाइड में आपने एडजेक्टिव्स की अरेंजमेंट जो होती है उसके डिफरेंट काइंड्स की वो भी देख ली। नेक्स्ट मूव करते हैं, रूल्स की तरफ आते हैं एडजेक्टिव्स के। ये असल में जो चीज़ है जो हमें करेक्शन में ज़्यादा हेल्प करती है। topgrade.pk पाकिस्तान की नंबर 1 ऑनलाइन एकेडमी क्यों है? चलिए बताता हूँ। Because we are offering easier, enjoyable and affordable exam preparation as compared to any other physical academy. आप टॉप ग्रेड से 10 गुना बेहतर तैयारी कर सकते हैं, वो भी 75% तक के डिस्काउंट में। 2017 से लेकर अब तक टॉप ग्रेड ने आपकी तरह हज़ारों स्टूडेंट्स की हेल्प की MBBS एंड BDS में एडमिशन लेने के लिए, जो इस वक्त पाकिस्तान की मुख्तलिफ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ से इस वक्त MBBS एंड BDS कर रहे हैं। हमारे पास इस वक्त 1,80,000 से ज़ायद स्टूडेंट्स हैं और ये इनका ट्रस्ट है। और इन्हीं लाखों स्टूडेंट्स में से हज़ारों स्टूडेंट्स ने अपना एडमिशन सिक्योर किया और वो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और IT प्रोफेशनल्स बने और अपनी अपनी फील्ड में अपने कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं। इसी की बदौलत टॉप ग्रेड ने हासिल की 4.8 गूगल रेटिंग और 3000 प्लस रिव्यूज़। इन्हीं सब तलबा को topgrade.pk सर्व कर रहा है, वो भी पाकिस्तान के 150 से ज़ायद शहरों में। और इन्हीं स्टूडेंट्स ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में होते हुए घर बैठे ऑनलाइन प्रेपरेशन की और अपना एडमिशन सिक्योर किया। और हम इस बात के लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आप हमारे अगले टॉपर बने, बिल्कुल रामिज़ सलमान, गादिया वहीद और महरोज़ इस्माइल की तरह। सो विल यू बी द नेक्स्ट? If yes, then sign up now to join new session today. आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे। विजिट www.topgrade.pk। तो गौर करते हैं जी रूल नंबर 1 पे। और जो फर्स्ट हमने 3 रूल्स करने हैं बेसिकली वो इसकी डिग्री फॉर्मेशन के रूल्स हैं। तो जो एडजेक्टिव की आपको पता है 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव जिसको हम एब्सोल्यूट डिग्री भी कहते हैं, जैसे स्मॉल, लो और हाई, इनसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कैसे बनती हैं। तो देखते हैं जी कि जितने भी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्रीज हैं जो 1 और 2 सिलेबिक एडजेक्टिव्स हैं। देखिए सिलेबल एक ऐसा साउंड है जो सिंगल चेस्ट पल्स में प्रोड्यूस होती है। जैसे मैं अगर मैं कहता हूँ ब्यूटीफुल, तो यू कैन सी 3 चेस्ट पल्सेस बनती हैं। तो ये जो है वो पॉलीसिलेबिक है, इसमें 3 सिलेबल्स यूज हुए हैं। लेकिन अगर मैं कहता हूँ
कोई ऐसा वर्ड जो कि 2 सिलेबल का है, जैसे मैं वर्ड यूज़ कर देता हूँ डॉट। तो डॉट आप गौर करें एक सिंगल चेस्ट पल्स है, तो ये मोनो सिलेबिक हमारा जो है वो कहलाएगा। और अगर मैं कहता हूँ एक वर्ड यूज़ करता हूँ स्मॉल, स्मॉल, तो गौर करें ये 2 चेस्ट पल्स हैं, स्मॉल। और तो जितने भी ये वर्ड जो सिंगल या डबल सिलेबल रखते हैं, इनका यूजुअली हम जो बनाते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, वो ER या EST से बना देते हैं। जैसे स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, लो, लोअर, लोएस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। तो कंक्लूड करें तो जितने भी 1 या 2 सिलेबल वाले वर्ड्स हैं, जैसे मैं अगर एडजेक्टिव में लेना चाहूँ तो मैं इसमें डबल सिलेबल में लेना चाहूँ तो प्रिटी, प्रीटी, तो 2 सिलेबल है, इसका मतलब इसका कैसे बनेगा प्रीटियर, प्रीटीएस्ट। मोर प्रीटी या मोस्ट प्रीटी इसका नहीं बनेगा क्योंकि ये 2 सिलेबल से ही बन रहा है। नेक्स्ट मूव करते हैं, तो गौर कीजिएगा ही इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन आई। तो हमने देखा कि जो स्ट्रॉन्ग है तो उसका जो कंपैरेटिव डिग्री है वो स्ट्रॉन्गर है, और अगर उसकी कंपैरेटिव डिग्री स्ट्रॉन्गर है तो उसके साथ हम दोबारा मोर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो वो रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्गर देन आई एम, कभी भी कंपैरेटिव डिग्री डबल यूज़ नहीं करते। स्ट्रॉन्गर बन जो रही है तो उसके साथ मोर की ज़रूरत नहीं रहेगी। नेक्स्ट मूव करते हैं, ही इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। तो दिस इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, तो स्ट्रॉन्गेस्ट 3rd डिग्री आ जो गई तो उसके साथ किसी मोस्ट की ज़रूरत नहीं है, ये डबल सुपरलेटिव डिग्री होगी और इसका इस्तेमाल भी रॉन्ग होगा। नेक्स्ट देखते हैं जी, रूल नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स ऑफ 3 और मोर सिलेबिक वर्ड्स, मतलब जिनके 3 या ज़्यादा सिलेबल्स हैं, उनका हम कैसे बनाते हैं जी, उनकी हम डिग्री मोर और मोस्ट को ऐड करके बनाते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल भी दी थी कि ब्यूटीफुल को गौर करें तो ब्यूटीफुल 3 सिलेबल्स हैं, 3 चेस्ट पल्सेस प्रोड्यूस हो रही हैं, तो इनकी कंपैरेटिव कैसे बनेगी मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इससे देखिएगा जी ब्रिलियंट, ब्रिलियंट, तो 3 सिलेबल्स हैं तो मोर ब्रिलियंट, मोस्ट ब्रिलियंट। इंटेलिजेंट, इसके भी सिलेबल्स तोड़ के देखते हैं, इंटेलिजेंट, ये तो 4 सिलेबल्स हैं, तो हम इसको मोर और मोस्ट के साथ जाएंगे। इंटेलिजेंटर या इंटेलिजेंटेस्ट हम इसका कर नहीं सकते। नेक्स्ट मूव करते हैं जी इसकी एग्जांपल की तरफ, ही इज इंटेलिजेंटर देन आई। तो ऐसा लगता तो है जैसे 2 लोगों में कंपैरिजन हो रहा है तो इंटेलिजेंटर लगा लें, बट इंटेलिजेंट की जो 2nd डिग्री है वो इंटेलिजेंटर नहीं है, वो क्या है जी मोर इंटेलिजेंट, और 3rd डिग्री मोस्ट इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंटर रॉन्ग हुआ। नेक्स्ट, रोनाल्ड इज द इंटेलिजेंटेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज। तो हमने अभी बात की कि इंटेलिजेंटेस्ट नहीं हो सकता, मोस्ट इंटेलिजेंट रहना था, तो इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल द बॉयज। रूल नंबर 3 पे आते हैं जी, ये हमारे कुछ इरेगुलर एडजेक्टिव्स की फॉर्मेशन है। फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ द एडजेक्टिव्स दैट डू नॉट फॉलो द अबव मेंशन फॉर्मेशन ऑफ 2nd एंड 3rd डिग्रीज। ये इरेगुलर बनते हैं, जैसे गुड है तो कोई गुडर गुडेस्ट नहीं है, कोई मोस्ट गुड या मोस्ट गुड नहीं है, बेटर बेस्ट, बैड है तो वर्स्ट वर्स्ट, लिटिल है तो लेस लीस्ट, लेट है तो लेटर लेटेस्ट, और अगर मैनी मच है तो मोर एंड मोस्ट। तो इनकी एक अपनी ज़ाती फॉर्मेशन की एक साइज हमें नज़र आता है। और रूल नंबर 4 पे आते हैं जी, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इज यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन। कितने नाउन? एक नाउन की खूबी बयान करने के लिए हम किसको लेते हैं जी? पॉजिटिव, पहली डिग्री को। और कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इज यूज्ड टू कंपेयर 2 नाउन्स। अगर 2 हों और उनको हम कंपेयर करें, मतलब मैं यूँ कह दूँ वन कंपैरिजन हो रहा हो, तो हम 2nd डिग्री लेंगे। मतलब मैं कहता हूँ असलम इज़ अ टॉल बॉय, एक पर्सन की मैं क्वालिटी दे रहा हूँ, लेकिन अगर असलम और अकरम की मैंने जो है हाइट उसका कंपैरिजन करना है, तो असलम इज़ टॉल देन अकरम नहीं, फिर मुझे 2nd डिग्री लेनी है, कंपैरेटिव डिग्री लेनी है, असलम इज़ टॉलर देन अकरम। यू कैन सी देयर, हियर वी कैन फाइंड 1-to-1 कंपैरिजन। नेक्स्ट देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इज यूज्ड टू कंपेयर अ नाउन विद 2 और मोर नाउन्स। इसको हम एक नाउन को, याद रखिएगा, 2 या फिर 2+ के साथ कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। एग्जांपल देखते हैं, शी इज अ टॉल गर्ल, एक की क्वालिटी है, 1st डिग्री। शी इज टॉलर देन हर सिस्टर,
शी और उसकी सिस्टर का कंपैरिजन है, सेकंड डिग्री कंपैरेटिव आ गई। शी इज द टॉलेस्ट इन द क्लास, शी का अपनी पूरी क्लास से कंपैरिजन हो रहा है, तो देयर वुड बी द थर्ड डिग्री, द सुपरलेटिव डिग्री। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम मूव करते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। ये हमारे कुछ एडजेक्टिव्स हैं, स्मेल, टेस्ट, साउंड, फील, सी, लुक, सीम, बी। बी मीन्स इज एम-आर वॉज वर्ब, ग्रो, गेट, बिकम, अपीयर, टर्न, मेक। फॉलोइंग आर लिंकिंग वर्ब्स, हम इनको क्या नाम देते हैं? लिंकिंग वर्ब्स। कपुलास भी कहते हैं, कपुलर वर्ब्स भी कहते हैं। तो ये अगर ये लिंकिंग वर्ब्स कहलाते हैं तो किसी वजह से कहलाते हैं। रीज़न, क्योंकि ये सब्जेक्ट को लिंक करते हैं अपने से बाद में आने वाले वर्ड्स के साथ। तो दीज लिंक सब्जेक्ट्स विद द वर्ड्स फॉलोइंग देम, मतलब ये सब्जेक्ट को अपने से बाद में आने वाले वर्ड से लिंक करते हैं। सब्जेक्ट याद रखिएगा, हमारी पूरी ग्रामर में या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, और ऑब्जेक्ट भी या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो अगर ही एक नाउन है या प्रोनाउन है और इसकी जगह असलम आ जाए एक नाउन है, तो अगर इन वर्ड्स ने लिंक करना है तो नाउन प्रोनाउन को हम किससे लिंक कर सकते हैं? अभी हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? एडजेक्टिव। और हमें पता है कि नाउन प्रोनाउन को लिंक करता है, जो उसको क्वालिफाई करता है, जो उसको आइडेंटिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है, वो एडजेक्टिव है। तो दिस इज द रीजन, ये जो लिंकिंग वर्ब्स हैं ये अपने बाद क्या लेते हैं? एडजेक्टिव। तो यूज एडजेक्टिव्स इंस्टेड ऑफ एडवर्ब्स आफ्टर द फॉलोइंग वर्ब्स। इनके बाद हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं, एडवर्ब का यूज नहीं करते, क्योंकि ये वर्ब को डिस्क्राइब नहीं कर रहे होते, ये लिंक कर रहे होते हैं सब्जेक्ट को अपने से बाद में आने वाले वर्ड के साथ। एग्जांपल देखते हैं, ही लुक्स एंग्री। तो कौन है जी एंग्री? ही एंग्री है। वो लुक्स जो है उसकी क्वालिफिकेशन नहीं हो रही कि वो एंगरली देख रहा है। अगर मैं कहता हूं ही लुक्स एंगरली तो वो रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि वो यहाँ एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, उसकी एक स्टेट शो हो रही है कि वो एंग्री दिख रहा है। जैसे ही लुक्स हैप्पीली नहीं, ही लुक्स हैप्पी। हमें एडजेक्टिव चाहिए। और अच्छा, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही हो कि हैप्पी एडजेक्टिव है कि हैप्पीली एडजेक्टिव है, तो जस्ट गो टुवर्ड्स एडजेक्टिव कन्फर्मेटरी टेस्ट। हैप्पी मैन, हैप्पीली मैन, तो हैप्पीली मैन तो नहीं होगा। हैप्पी मैन तो हैप्पी एडजेक्टिव है, तो ही लुक्स हैप्पी। ये भी देखते हैं, ही इज सैड। तो यू कैन सी देयर कि इज लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब अपने पास चूंकि एडजेक्टिव लेते हैं, तो ही सैडली नहीं होगा, हमें एडजेक्टिव चाहिए, ही इज सैड। सैड एडजेक्टिव है, जैसे सैड मैन में। तो ये लिंकिंग वर्ब्स अपने बाद एडवर्ब्स नहीं लेंगे कभी भी, जैसे कि नॉर्मल वर्ब्स लेते हैं। ये अपने बाद एक डिफरेंट चीज़ करते हैं, ये एडजेक्टिव्स लेते हैं, क्योंकि ये लिंक करना होता है इनको सब्जेक्ट, मतलब किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ। तो आइए इनके एक एग्जांपल देखते हैं। शी सेज दैट बटर टेस्ट रेंसिडली। अभी हमने जो एक चीज़ देखी कि जो वर्ड टेस्ट है वो लिंकिंग वर्ब है। तो हम अगर टेस्ट लिंकिंग वर्ब है तो इसके बाद हम एडवर्ब को यूज़ कर नहीं सकते। तो द शी सेज दैट बटर टेस्ट रेंसिडली रॉन्ग हो गया, बटर टेस्ट रेंसिड आना है। हमारा जो डेल्टा ऑप्शन है दैट इज रॉन्ग हियर। नेक्स्ट हम रूल नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, उससे पहले एक एग्जांपल आपको देता हूँ। क्या कहेंगे? द फ्लावर्स स्मेल स्वीट या द फ्लावर्स स्मेल स्वीटली, क्या लगाना चाहेंगे आप? देखो स्मेल, स्मेल कौन सा वर्ब है? स्मेल एक लिंकिंग वर्ब है। अभी हमने पिछले टेबल में उसको दोबारा देखाते हैं, तो स्मेल हमारा बेसिकली लिंकिंग वर्ब है। और अगर वो लिंकिंग वर्ब है तो द फ्लावर स्मेल स्वीट होगा, एडजेक्टिव आएगा, स्वीटली नहीं आएगा। तो दैट्स द रूल ऑफ लिंकिंग वर्ब्स। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स हम अपने रूल नंबर 6 की तरफ। सम और एनी का डिफरेंस है जी। सम इज यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंसेस वेयरएज एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। मतलब सादा जुमले हैं तो सम का यूज है, लेकिन नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हैं तो एनी का यूज किया जाएगा। तो आइए जरा एग्जांपल्स की तरफ हम मूव करते हैं। प्लीज गिव मी एनी मिल्क, प्लीज गिव मी सम मिल्क। तो क्या सेंटेंस इंट्रोगेटिव या नेगेटिव है? नहीं है, तो फिर एनी का इस्तेमाल भी नहीं होगा, सम आएगा। ही डिड नॉट गिव मी एनी मिल्क, ही डिड नॉट गिव मी सम मिल्क। तो यू कैन सी हियर कि सेंटेंस नेगेटिव है, और अगर ये नेगेटिव है तो हमारा सम का यूज रॉन्ग होगा और एनी आएगा, तो ही डिड नॉट गिव मी एनी मिल्क। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल देखते हैं। आई डू नॉट हैव सम मिल्क,
तो यू कैन सी देयर द सेंटेंस इज नेगेटिव, तो सम रॉन्ग है, यहाँ एनी आना चाहिए था। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स रूल नंबर 7 की तरफ। हमारे कुछ एडजेक्टिव्स हैं जी यहाँ, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, प्रायर, प्रेफर, पोस्टीरियर, इंटीरियर, प्रेफरेबल, ये सारे जो एडजेक्टिव्स हैं इनमें मोस्टली जो हैं वो लैटिन एडजेक्टिव्स हैं, और ये जो हैं वो अपनी कंपैरेटिव और डिग्री ही रखते हैं, मतलब ये हैं ही कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स। तो फॉलोइंग वर्ड्स आर फॉलोड बाय प्रीपोजिशन टू नॉट देन। दो चीज़ें याद रखनी है, तो एक तो इनके बाद आएगा सिर्फ और सिर्फ टू, इनके बाद देन का इस्तेमाल नहीं होगा इन सारे एडजेक्टिव्स के बाद। दूसरी चीज़, ये खुद कंपैरेटिव हैं, इनको किसी मोर को लगाकर कंपैरेटिव बनाया नहीं जाएगा। यस, इनके साथ मोस्ट तो अकरेंस मिल जाती है, लेकिन लफ्ज़ मोर की इनके साथ अकरेंस नहीं मिलती, बिकॉज दे बाय देमसेल्व्स आर कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स। तो हेल्थ इज प्रेफरेबल देन वेल्थ, हेल्थ इज प्रेफरेबल टू वेल्थ, तो देन तो रॉन्ग है, हमने पढ़ा टू आना है। और नीचे भी देख लेते हैं मोर प्रेफरेबल, हमने अभी पढ़ा कि इनके साथ मोर नहीं आ सकता, क्योंकि ये खुद जो है वो एक तरह से सेकंड डिग्री के तौर पर यूज़ होते हैं। तो हेल्थ इज प्रेफरेबल टू वेल्थ हमारा जो है वो राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, रूल नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं जी। द इज यूज बिफोर ऑल सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। जब भी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री आती है तो उसके साथ क्या लगाते हैं, द, ही इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल। लेकिन द इज नॉट यूज बिफोर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इफ इट फॉलोज द पोजेसिव एडजेक्टिव। मतलब अगर पोजेसिव एडजेक्टिव आ जाता है माय, योर, आवर, देयर, हिज, तो तब हमें सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का इस्तेमाल नहीं करना। ही इज माई स्वीटेस्ट कज़न, यू कैन सी देयर माई आ गया सुपरलेटिव के साथ, स्वीटेस्ट के साथ। अब हम ये नहीं कह सकते ही इज़ माई द स्वीटेस्ट कज़न, ही इज़ माई स्वीटेस्ट कज़न। सुपरलेटिव डिग्री आ जाए उसके साथ तो द आता है, लेकिन पोजेसिव एडजेक्टिव आ जाए तो हम द का इस्तेमाल उसके साथ नहीं कर रहे होते। नेक्स्ट मूव करते हैं रूल नंबर 9 की तरफ। ऑलवेज कंपेयर सेम वन थिंग विद अनदर ऑन द बेसिस ऑफ होमोजेनिटी। ये हमने प्रोनाउन में भी इसकी एक झलक देखी थी कि जब आपने कंपैरिजन करना है तो आप सेम वन थिंग का सेम बेसिस पर ही कर सकते हैं। आप टू डिफरेंट वैरायटीज़ का आपस में कंपैरिजन जो इंटायरली अपनी जीन्स में, अपनी स्पीशी में भी डिफरेंट है, कंपैरिजन नहीं कर सकते। मीन्स टू से कि यू कैन नॉट कंपेयर शूज़ विद अ मैन कि माई शूज़ आर बेटर देन यू, तो ये रॉन्ग कंपैरिजन होगा। तो अगर होमोजेनिटी अवेलेबल ना हो जुमले में तो देन हम क्या यूज़ करते हैं, देन दैट ऑफ का इस्तेमाल करेंगे या देन एनी अदर का इस्तेमाल करेंगे। आइए एग्जांपल देखते हैं। माई वॉच इज़ मोर ब्यूटीफुल देन यू, यू कैन सी देयर माई वॉच इज़ मोर ब्यूटीफुल देन यू। तो गौर करें होमोजेनिटी वायलेट हुई कि घड़ी यू से ब्यूटीफुल कर दी गई है, कंपैरिजन इक्वल नहीं है। नेक्स्ट, माई वॉच इज़ मोर ब्यूटीफुल देन यूअर्स, तो ये ठीक है जी, क्योंकि यूअर्स प्रोनाउन है, इट मीन्स ये यूअर वॉच की जगह पर आया है। तो माई वॉच इज़ मोर ब्यूटीफुल देन यूअर्स या माई वॉच इज़ मोर ब्यूटीफुल देन यूअर वॉच। यूअर वॉच देखें जो है उसको हम यूअर से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे माई हाउस है तो मैं माइन से रिप्लेस कर सकता हूँ, माई बुक है तो मैं माइन से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो माई वॉच इज़ मोर ब्यूटीफुल देन यूअर्स और देन यूअर वॉच दोनों करेक्ट हैं। लेकिन डेल्टा देखते हैं, माई वॉच इज़ मोर ब्यूटीफुल देन यूअर। तो पोजेसिव एडजेक्टिव हमें कभी भी अकेला नहीं आता होता। जैसे मैं ये नहीं कह सकता दिस इज़ माई, मुझे कहना पड़ेगा दिस इज़ माई बुक, तो माई अकेला नहीं आएगा। हाँ, माइन आ सकता है दिस इज़ माइन, क्योंकि वो प्रोनाउन है। लेकिन माई एडजेक्टिव है, जैसे यूअर एडजेक्टिव है, तो ये अकेले नहीं आते, इनके साथ लाजमी तौर पर एक नाउन अटैच होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स। तो हमें इसमें से देखते हैं, एरिया ऑफ कराची इज़ बिगर देन लाहौर। तो गौर करें, एरिया ऑफ कराची का कंपैरिजन लाहौर से हो रहा है, लाहौर के एरिया से नहीं हो रहा। तो हमारा सेंटेंस क्या होना चाहिए, एरिया ऑफ कराची इज़ बिगर देन द एरिया ऑफ लाहौर या देन दैट ऑफ लाहौर। इट मीन्स ये दैट मैंने इस एरिया की जगह पर यूज़ कर दिया। तो ये दोनों सेंटेंस करेक्ट हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ जो कंपैरिजन वो इक्वल हो गया। कराची के एरिया का कंपैरिजन लाहौर से नहीं, लाहौर के एरिया से हो रहा है। तो नाउ द रूल ऑफ होमोजेनिटी वुड बी सेटिस्फाइड। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, इसके एक एग्जांपल देखते हैं। दिस काइंड ऑफ एप्पल्स वुड बी स्वीटर देन कॉटलैंड। तो गौर करें, दिस काइंड ऑफ एप्पल वुड बी स्वीटर
देन कॉटलैंड। तो गौर करें, एक एप्पल जो है, जो कि एक फ्रूट है, उसका कंपैरिजन एक प्लेस से हो रहा है। एप्पल्स का कंपैरिजन किसी न किसी फ्रूट से हो सकता है, वो किसी सूरत भी या एप्पल से ही हो सकता है, प्लेस के साथ नहीं हो सकता। तो हमारा ऑप्शन डेल्टा जो है वो रॉन्ग है। क्या हो सकता था? दिस काइंड ऑफ एप्पल्स वुड बी स्वीटर देन द एप्पल्स ऑफ कॉटलैंड, या फिर एटलीस्ट हम कॉटलैंड जो है देन दैट ऑफ या देन दोज ऑफ कॉटलैंड, देन दोज ऑफ कॉटलैंड मीन्स देन द एप्पल्स ऑफ कॉटलैंड आना था। किसी सूरत भी कॉटलैंड एक प्लेस है, उसका कंपैरिजन हम फ्रूट के साथ कर नहीं पाएंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स रूल नंबर 10 की तरफ। यूज ऑफ डबल कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज इज रॉन्ग। अगर आप डबल कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं या डबल सुपरलेटिव यूज करते हैं तो वो रॉन्ग है। जैसे शी इज मोर टॉलर, टॉलर खुद सेकंड डिग्री है तो मोर नहीं आना चाहिए। तो शी इज दी टॉलर देन आई, सेकंड डिग्री के साथ हम दा का इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, एक दो जगह हैं जिनका यूज़ हम सीखेंगे आज ही। जैसे अगर सेकंड डिग्री के बाद ऑफ आ जाए तो हम दा का यूज़ करते हैं, वैसे नॉर्मली सेकंड डिग्री के साथ दा नहीं है। तो बीटा भी रॉन्ग हुआ। तो शी इज़ टॉलर देन आई बिल्कुल ठीक है, और शी इज़ मोर टॉल देन आई, गौर करें कंपैरिजन हो रहा है तो सेकंड डिग्री इसकी मोर टॉल नहीं है, टॉल की सेकंड डिग्री क्या है जी? टॉलर। तो शी इज़ टॉलर देन आई। तो हमारा राइट आंसर क्या है जी? चार्ली। तो शी इज़ द मोस्ट टॉलेस्ट इन द क्लास, हमें पता है टॉलेस्ट थर्ड डिग्री है, सुपरलेटिव मोस्ट नहीं आएगा। शी इज़ द टॉलेस्ट इन द क्लास, ठीक नज़र आ रहा है। शी इज़ टॉलेस्ट थर्ड डिग्री के साथ दा नहीं है, ये भी रॉन्ग हो गया। शी इज़ द टॉलेस्ट देन द क्लास, थर्ड डिग्री के बाद देन नहीं होता, देन किसके बाद आता है जी? सेकंड डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव के बाद। इसका मतलब डेल्टा बी रॉन्ग हुआ और हमारा ओनली राइट आंसर जो है वो बीटा है। तो लुकी इज मोर वाइजर देन लूसीज। तो यू कैन सी देयर कि वाइजर सेकंड डिग्री है और उसके साथ हमें दोबारा मोर लगाने की, उसको डबल कंपैरेटिव करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा बीटा रॉन्ग है। तो लुकी इज वाइजर देन लूसीज आएगा, मोर वाइजर का इस्तेमाल नहीं होगा। तो दिस इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। तो गौर करें, स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो खुद थर्ड डिग्री है और उसके साथ मोस्ट का इस्तेमाल रॉन्ग होगा। तो दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड जो है वो हमारा असल आंसर आएगा। आखिर स्टूडेंट्स topgrade.pk से इतना प्यार क्यों करते हैं? चलिए बताता हूँ। क्योंकि टॉप ग्रेड ने आप ही की तरह हज़ारों स्टूडेंट्स को 2017 से ऑनवर्ड MBBS इन BDS में एडमिशन सिक्योर करने में बहुत हेल्प की, और ये सब इस बात के शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने टॉप ग्रेड को अपनी एग्ज़ाम प्रेपरेशन के लिए चूज़ किया, जिस वजह से आज ये पाकिस्तान की मुख्तलिफ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। तो चलिए आपको सुनवाते हैं उन्हीं में से कुछ स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी। सबसे पहले मिलिए मुकद्दस मरियम से, जो कि अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर से MBBS कर रही हैं, और ये अपनी ज़ुबानी बताएंगी कि टॉप ग्रेड ने इनको MBBS में एडमिशन सिक्योर करने में कैसे हेल्प किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुकद्दस मरियम है और मेरा इस साल एडमिशन अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर में हुआ है। मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, MD कैट के बारे में, आप अपने मार्क्स शेयर करूंगी और आपको वो सारे स्टेप्स बताऊंगी जो मैंने उठाए और आज मेरा यहाँ पे एडमिशन हुआ है। तो मैंने साइट्स देखी और मुझे टॉप ग्रेड जो मैं आपको बता चुकी हूँ, मुझे वो बड़ी अच्छी लगी। अब मैंने जो है कोई अब जब मैंने ये एक अकाउंट होता है, ये फ्री नहीं है, मतलब इसे खरीदना पड़ता है, वो एक पर्सनल अकाउंट होता है और आप उस पर ये सब करते हैं। उसमें वीडियो लेक्चर्स होते हैं, उसमें क्वेश्चन बैंक होता है, उसमें स्लाइड्स वगैरह होती हैं। सही हो गया। टॉप ग्रेड का जो है ना, मैंने दिसंबर से, यानी कि मेरे सेकंड ईयर अभी चल रही थी और फिर मैंने ना दिसंबर से इस पे काम करना शुरू कर दिया था। असल में इसमें ये होता है कि इसमें वीडियो लेक्चर्स ना रिकॉर्डेड पड़े होते हैं और वीडियो लेक्चर्स जिस बंदे ने रिकॉर्ड करवाए हुए हैं ना, उसका नाम है डॉक्टर मौजम मंजूर और वो भी खुद भी अल्लामा इकबाल का ग्रेजुएट है, MBBS डॉक्टर है वो। तो बड़े अच्छे लेक्चर्स थे वो, यकीन जाने मतलब कमाल थे वो, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट बनाते हैं वो। तो अब हमारी सेकंड ईयर चल रही थी, तो मैंने सेकंड ईयर के साथ साथ ना सेकंड ईयर वाला कवर करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब सेकंड ईयर में जो टॉपिक हमें करवा रहे हैं कॉलेज में FSC के लिए, वो मैंने जैसे एंटी टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर कर लिया। तो फिर रमज़ान आ गया, ऐसी सेकंड ईयर हमारी गुजर गई और फिर रमज़ान आ गया क्योंकि हमारे सेकंड ईयर के पेपर डिले हो गए थे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, देखिए जो होता है ना FSC के बाद वाला टाइम और फिर एंटी टेस्ट होता है, इसमें ना आपका जो डिसीजन होता है वो बड़ा लाइफ मेकिंग होता है आगे से।
अब मैं रिस्क लेने वाली बात है ना, मतलब सब किप्स ज्वाइन करते हैं, मैं ऑनलाइन सिस्टम पे बैठी हुई हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ कि कौन सी चीज़ें थी जिससे मुझे लगा कि ये सिस्टम मेरे लिए परफेक्ट है और मुझे इसी को लेके ही चलना है। देखिए, फर्स्टली जो टॉप ग्रेड की जो मुझे बातें पसंद थी ना, एक उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे, मैं रात को 12 बजे भी ऑन करती थी ना, और मैं उनकी स्पीड भी बढ़ा लेती थी, मैं 2x स्पीड भी चला लेती थी उन्हें। तो और उससे अच्छी बात ये थी कि वो व्हाइट बोर्ड और मार्कर पे नहीं पढ़ाते थे, वो स्लाइड्स के थ्रू, प्रोजेक्टर्स के थ्रू पढ़ाते थे। उसमें एनिमेशंस भी उन्होंने डाली होती थी, उनको टेबल्स वगैरह बना के, फ्लो चार्ट्स बना के, वो चीज़ों को ना आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर देते थे, और आपको ना ड्यूरिंग लेक्चर रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती थी। वो जिन स्लाइड से पढ़ा रहे होते थे वो स्लाइड आपको प्रोवाइड कर दी जाती थी, और जब आपको ऑल इन वन चीज़ मिल रही है, आपको एनिमेशन मिल रही है, आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं, आपको सब कुछ मिल रहा है, तो फिर मतलब उधर से आपके कॉन्सेप्ट भी बन रहे हैं। तो मैं उससे बड़ा इंप्रेस हुई थी, और वो जो जैसे मैं बता चुकी हूँ वो डॉक्टर हैं, तो वो वाकई अच्छा पढ़ा रहे हैं। अब मिलिए महरोज इस्माइल से, जिनका दाखिला टॉप ग्रेड से तैयारी करके किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में हुआ। अब ये आपको बताएंगे कि इन्होंने टॉप ग्रेड को चूज़ क्यों किया। Assalamualaikum. I am Mahroz Ismail. I have scored 193 marks in National MDTET 2020. TopGrade has provided me 20,000 plus MCQs and excellent lectures, which had helped me a lot in rectifying my mistakes and guided me in my struggle for success. I would recommend my juniors to join TopGrade for achieving their aims. इसके बाद मिलिए मिसबा जावेद से, इनका दाखिला किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में हुआ। चलिए सुनते हैं इनकी ज़बानी इनकी सक्सेस स्टोरी। Assalamualaikum, my name is Misbah Javed. My score in MDCAT is 189. I got admission at King Edward Medical University, Lahore. I joined Top Grade. It is really a great useful app. It has a large question bank and so many useful lectures that help me in building my concepts. It is literally a kind of a book that is in your pocket and you can practice whenever, wherever you want, and I really advise you to join this app. इसके बाद मिलिए अरीबा असगर से, जिन्होंने अपना दाखिला साहिवाल मेडिकल कॉलेज साहिवाल में किया, और ये इस बात की बेहद शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने बेहतरीन चॉइस की, वो भी topgrade.pk से। चलिए सुनते हैं इनकी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अरीबा। अल्हम्दुलिल्लाह एज अ फ्रेशर मैंने MDCAT क्लियर किया है। मैंने अपनी प्रिपरेशन टॉपग्रेड से की। टॉपग्रेड एक ट्रस्टेबल एप्लीकेशन है, इसके क्वेश्चन बैंक से बहुत हेल्प मिलती है और टाइम मैनेजमेंट भी बेहतर होती है। सो आई विल रिकमेंड माई जूनियर्स कि वो MDCAT की प्रिपरेशन के लिए टॉपग्रेड ज्वाइन करें। थैंक यू। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की, और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे। विजिट www.topgrade.pk। So students, let us come towards our another rule number 11. Rule number 11 में आपको कुछ वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, आइडियल, फुल, एक्सट्रीम, सर्कुलर, इंटायर, यूनिक, परफेक्ट, राउंड, कंप्लीट, यूनिवर्सल, प्रेफरेबल, फेवरेट, करेक्ट, डेड। इन सारे जो एडजेक्टिव्स को हम क्या बोलते हैं जी? एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स। एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अपनी ज़ात में कंप्लीट है, इनका मज़ीद कंपैरिजन नहीं हो सकता। मीन्स टू से कि अगर मैं किसी को आइडियल कहता हूँ तो इट मीन्स टू से कि ही इज़ बेस्ट फॉर मी, ही इज़ द बेस्ट फॉर मी। मैं किसी को लेस आइडियल और किसी को मोर आइडियल नहीं कह सकता। चलिए एक और एग्जांपल से आपको समझ आएगा। ये वर्ड आ गया डेड, तो डेड देखो इस कैटेगरी में, तो मैं कभी किसी को कह सकता हूँ ही इज़ मोर डेड, ही इज़ लेस डेड। डेड है तो वो डेड है, मतलब दो लोग मरे हुए हैं तो कहना इससे ही इज़ मोर डेड देन द अदर,
ये दूसरे से ज़्यादा मरा हुआ है, तो दैट वुड बी क्वाइट रिडिकुलस। इट मीन्स जो वर्ड डेड है वो किसी सूरत भी जो है अपना कंपैरिजन नहीं रखेगा। फुल है तो कभी भी मैंने कह सकूँगा कि दिस बैग इज़ मोर फुल देन दी अदर, तो मीन्स मैं इसको ज़्यादा फुल कह रहा हूँ, उसको कम फुल कह रहा हूँ, तो इट मीन्स दोनों में से एक तो फुल है ही नहीं, तो फिर कंपैरिजन कैसा जब दूसरा फुल ही नहीं है। तो यही एक्सट्रीम, सर्कुलर। अब देखें सर्कुलर, एक सर्कल कितनी डिग्री से बनता है? यस 360। तो अगर 360 से 1 डिग्री भी कम है, 359 है, तो वो सर्कुलर होगा? नहीं होगा। तो कैन आई राइट अ सेंटेंस दिस टेबल इज मोर सर्कुलर देन दी अदर? इट मीन्स यहाँ तो वो सर्कुलर है या नहीं है, मोर या लेस सर्कुलर होने का क्वेश्चन ही नहीं बनता। तो ये सारे जो एडजेक्टिव्स हैं ये अपनी कोई कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं रखते। These adjectives are not made comparative or superlative with more or most. These adjectives are incomparable. तो एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज द मोस्ट यूनिक टीचर इन द एरिया, कि ही इज अ यूनिक टीचर इन द एरिया। तो हमने भी पढ़ा कि यूनिक जो कि कंपैरेटिव है ही नहीं या सुपरलेटिव हो ही नहीं सकता, तो मोस्ट का सवाल ही नहीं बनता। ही इज अ यूनिक टीचर इन द एरिया ही हमारा राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, दिस एडवाइस इज मोर प्रेफरेबल टू दैट ऑफ अनम। तो गौर करें, हमने अभी बात की कि प्रेफरेबल के साथ मोर का वर्ड नहीं आएगा, तो दिस एडवाइस इज प्रेफरेबल टू दैट ऑफ अनम। नेक्स्ट देखिएगा जी, चौसर इज द मोस्ट आइडियल पर्सन इन द इंग्लिश लिटरेचर। तो आइडियल भी उनमें है जिनके साथ हम कोई कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री के तौर पर मोर मोस्ट का इस्तेमाल नहीं करते, तो आइडियल ही होगा, मोस्ट आइडियल नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं रूल नंबर 12 की तरफ। रूल नंबर 12 है जी वेरी और मच के यूज़ का, कि हम एडजेक्टिव्स के साथ वेरी कब लगाएंगे और मच कब लगाएंगे। याद रखिएगा, अगर पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है तो वेरी, वेरी गुड, वेरी टॉल, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, जो आईएनजी वाले एडजेक्टिव्स होते हैं इनकी भी डिग्रीज होती हैं जी। जैसे इंटरेस्टिंग है तो आईएनजी वाले जितने भी एडजेक्टिव्स हैं इनकी डिग्रीज मोर और मोस्ट से बनती हैं। इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग। एज आई कैन से दिस बुक इज इंटरेस्टिंग देन द अदर बुक, मोर इंटरेस्टिंग। यस, दैट वुड बी मोर इंटरेस्टिंग, क्योंकि कंपैरिजन है तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा। और अगर मुझे उसकी इंटेंसिटी बढ़ानी है तो दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, ही इज वेरी टॉल। लेकिन अगर कंपैरेटिव डिग्री है, मतलब सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज हुई है, तो मुझे यहाँ तो फॉर का इस्तेमाल करना है या मच का, FAR फॉर। तो मैं अगर कहूँगा कि अली इज टॉलर देन अकरम, करेक्ट है। मैं अगर इंटेंसिटी बढ़ाना चाहूँगा, ज़्यादा ही लंबा है, तो अली इज फॉर टॉलर देन अकरम, अली इज मच टॉलर देन अकरम, मच बेटर देन अकरम। और सुपरलेटिव जो डिग्रीज वगैरह होती हैं उनके साथ चूँकि वो खुद ही बेस्ट हैं, तो उसके साथ हम कोई और इंटेंसिफायर का इस्तेमाल नहीं करते होते। नेक्स्ट आ जाते हैं मच और वेरी का यूज़ थर्ड वर्ब के साथ। अगर वो पास्ट पार्टिसिपल, याद रखिएगा पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर थर्ड वर्ब पैसिव वॉइस वगैरह के तौर पर आए तो तब हम उसके साथ लगाते हैं मच। लेकिन अगर थर्ड वर्ब का एडजेक्टिवल यूसेज हो, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म हो लेकिन वो एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हो रही हो, और आप कैसे पहचान सकते हैं कि वो एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हो रही कि नहीं हो रही, तो आप ये देख सकते हैं कि आइदर वो किसी नाउन के इमोशंस शो कर रही है, उसकी फीलिंग्स जो हैं इनर, तो जो इनर फीलिंग्स, इमोशंस और सेंसेस को शो कर रही होंगी वर्ब की थर्ड फॉर्म्स, हम जान जाएंगे वो एडजेक्टिवल यूसेज के तौर पर थर्ड वर्ब आ रहा है, तब हम उसके साथ क्या लगा रहे होंगे, वेरी का इस्तेमाल। मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स भी दिए हैं, जैसे टायर्ड, प्लीज्ड, डिलाइटेड, सरप्राइज्ड, ऑब्लाइज्ड। तो यू कैन सी देयर कि ये जो वर्ड्स हैं ये कहीं ना कहीं कोई इनर फीलिंग दे रहे हैं, कोई इमोशन दे रहे हैं, तो हम इन सब के साथ क्या लगा रहे होंगे, वेरी का इस्तेमाल करेंगे। आइए कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं। शी इज़ वेरी हैप्पी, फर्स्ट डिग्री थी, वेरी आ गया। आई फील मच बेटर देन अली, सेकेंड डिग्री थी, मच आ गया। इसराइल इज मच हेटेड बाय अस। तो गौर करें, हेटेड यहाँ वर्ब के तौर पर यूज हुआ है और जुमला पैसिव वॉइस है कि इसराइल इज हेटेड बाय अस, और जब पैसिव वॉइस के तौर पर थर्ड वर्ब यूज हो तो हम उसके साथ क्या लगाते हैं जी, यस, हम मच का यूज करते हैं। और देखें, आई एम वेरी प्लीज्ड एट योर परफॉर्मेंस, तो प्लीज्ड कौन है, आई प्लीज्ड है, इसका मतलब ये आई की इमोशंस को शो कर रहा है। और अगर थर्ड वर्ब इमोशंस और फीलिंग्स को शो कर रहा हो, हम उसके साथ क्या लगा रहे होते हैं, यस, वेरी, आई एम वेरी प्लीज्ड एट योर
परफॉर्मेंस। आइए ज़रा इसको और एलेबोरेट करते हैं और एग्जांपल्स के साथ। तो अच्छा, जेसिका इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन दिस लिटरेचर, तो क्या इंटरेस्टेड ठीक है? आप कहेंगे सर जुमला पैसिव वॉइस तो है नहीं, तो हम ऐसा करते हैं कि वेरी ले जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, आई टोल्ड यू पीपल कि आपने सिर्फ पैसिव वॉइस के तौर पर या दूसरे नॉन पैसिव वॉइस के तौर पर फैसला नहीं करना। एक तो वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर एडजेक्टिवल यूज़ है तो वो वेरी लेती है, अदरवाइज नहीं लेती। और दूसरी चीज़ कि अगर वो पैसिव वॉइस में आई है या वो नहीं भी आई लेकिन एडजेक्टिवल यूज़ नहीं है, तो मच का इस्तेमाल उसके साथ एज इंटेंसिफायर आ सकता है। देखते हैं क्या ये जेसिका की किसी इमोशनल फीलिंग्स वगैरह को शो कर रही है। जेसिका इज़ वेरी इंटरेस्टेड, तो जेसिका जी है वो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखती है लिटरेचर में। तो क्या ये जेसिका की क्वालिटी है? नो, ये जेसिका की क्वालिटी नहीं है। ये तो जेसिका का एक्शन है लिटरेचर में, कि वो लिटरेचर में दिलचस्पी रखती है, और एडजेक्टिव कभी एक्शन नहीं होता। तो ना ही ये कोई उसकी इमोशनल कंडीशन को शो कर रहा है। तो इंटरेस्टेड चूँकि यहाँ एज एडजेक्टिवल यूसेज में नहीं आ रहा, हम इसके साथ वेरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वी कैन आइदर राइट जेसिका इज इंटरेस्टेड इन लिटरेचर, या हम कहेंगे कि जेसिका इज मच इंटरेस्टेड इन लिटरेचर, क्योंकि ये इंटरेस्टेड एडजेक्टिवल यूसेज में नहीं बना। डन हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मूव करते हैं रूल नंबर 13 की तरफ। यहाँ हमारा यूज लिटिल और फ्यू के कंपैरिजन का है। याद रखिएगा, लिटिल की जो डिग्रीज हैं वो लिटिल, लेस, लीस्ट है, और फ्यू की डिग्रीज फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट है। लिटिल, लेस, लीस्ट जब भी आता है वो क्वांटिटी के लिए आता है। फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट जब भी आता है वो नंबर के लिए आता है। मैं ये सादा वर्ड्स में कह दूं कि लिटिल, लेस, लीस्ट क्वांटिटी के लिए, मतलब मिकदार के लिए, या यूँ कह लें कि अनकाउंटेबल एंटिटीज़ के लिए यूज़ किया जाएगा। लेकिन जो फ्यू है ये हमेशा किसके लिए यूज़ होगा? नंबर, तादाद। दूसरे वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं तो काउंटेबल जो एंटिटीज़ हैं उनके लिए यूज़ किया जाएगा। तो जैसे मैं कह दूं, मैं अगर बॉयज़ का जिक्र करना चाहूँ, उनकी तादाद देना चाहूँगा, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि देर आर लिटिल बॉयज़, मैं क्या कहूँगा? देर आर अ फ्यू बॉयज़ इन द क्लास। इस तरह अगर मैं वाटर है जो कि अनकाउंटेबल है, तो मैं ये नहीं कहूँगा देर इज़ अ फ्यू वाटर इन द जग, मैं क्या कहूँगा? देर इज़ अ लिटिल वाटर इन द जग। नेक्स्ट, इनका एक और डिफरेंस कि लिटिल अगर अकेला आए या फ्यू आए तो उसका मीनिंग अबाउट नथिंग का होता है, अबाउट नन का होता है, मतलब ना होने के बराबर। और अगर आ लिटिल या आ फ्यू आ जाए तो उसका मीनिंग थोड़ा सा, सम, अ बिट। जब मैं तो कहता हूँ ना लिटिल वाटर, तो मतलब पानी है ही नहीं, कतरे लगे हुए हैं। मैं कहता हूँ फ्यू बॉयज़, तो 100 में से मतलब कोई 4-5 ही हैं, ना होने के बराबर। और अगर मैं अ लिटिल वाटर कहता हूँ, इसका मतलब कोई चंद घूंट, कोई चंद ग्लासेस मौजूद हैं जो पिए जा सकते हैं, इस्तेमाल हो सकते हैं। और जब मैं अ फ्यू बॉयज़ कहता हूँ तो इट मीन्स टू से कि चलो 100 नहीं तो रीज़नेबल तादाद मौजूद है। और द लिटिल और द फ्यू का यूज़ कब करते हैं? जब हम किसी स्पेसिफाइड एंटिटी का जिक्र करते हैं। मतलब अगर तो वो स्पेसिफिक एंटिटी है तो हम द लिटिल या द फ्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं मखसूस, वरना जो गैर मखसूस हो तो हम फिर द का इस्तेमाल लिटिल फ्यू के साथ नहीं करते। आइए एग्जांपल्स हमें बहुत कुछ क्लियर करने वाली हैं, काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं इसके साथ। ही मेड टी विद लिटिल मिल्क। अब गौर करें, मैंने कहा था लिटिल ना होने के बराबर, अबाउट नन। तो क्या मैं यूज़ कर सकता हूँ कि उसने चाय बनाई ना होने के बराबर दूध से? नहीं, तो रॉन्ग है। तो ही मेड टी विद आ लिटिल मिल्क, ठीक है। आ फ्यू मिल्क हो नहीं सकता, अनकाउंटेबल है। और लेस मिल्क, ही मेड टी विद लेस मिल्क, लेस कंपैरेटिव डिग्री है, और यहाँ कोई कंपैरिजन होता नज़र नहीं आ रहा, तो हमारा चार्ली और डेल्टा भी रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ जी? बीटा। नेक्स्ट मूव करते हैं। शी मेड टी विद आ लिटिल मिल्क इन द जग, या शी मेड टी विद द लिटिल मिल्क इन द जग। गौर करें, यहाँ हम एक पर्टिकुलर मिल्क की बात कर रहे हैं। कौन सा मिल्क? जो जग में था। इट मीन्स टू से कि देयर वुड बी सम मिल्क इन सम अदर कंटेनर ऑल्सो। कोई बोतल में मौजूद होगा, कोई किसी ग्लास में मौजूद होगा, बट शी मेड टी विद द लिटिल मिल्क इन द जग। उसने उस दूध से बनाई जो जग में था। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सम स्पेसिफिक, सम पर्टिकुलर मिल्क। तो अब हम आ लिटिल मिल्क नहीं बोलेंगे, द लिटिल मिल्क बोलेंगे। देखो, अगर मैं इन द जग ना लगाता तो शी मेड टी विद अ लिटिल मिल्क, मैंने किसी पर्टिकुलर मिल्क की बात नहीं की, लेकिन जैसे मैं लगाया इन द जग
तो दैट वाज स्पेसिफाइड। नाउ इधर देखते हैं, ही स्पेंट अ फ्यू रुपीज़, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जैसे मैंने ही हैड लगा दिया तो वो स्पेसिफिक हो गए कि ही स्पेंट द फ्यू रुपीज़ ही हैड। क्यों आएगा जी द फ्यू? उसकी रीज़न देख लीजिएगा, द फ्यू क्यों आएगा? क्योंकि उसने वो खर्चे ही हैड जो उसके पास थे, स्पेसिफिक हो गया जो उसके पास थे। इट मीन्स ही डिडंट टेक मनी फ्रॉम हिज पेरेंट्स, फ्रॉम हिज एल्डर ब्रदर और एनीवेयर एल्स। यहाँ एक स्पेसिफिक, एक खास मनी की बात हुई जो उसके पास थी, ही हैड। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स, ही डज नॉट हैव अ लेस पेनीज। हमें पता है पेनीज प्लूरल बन रहा है और जो ज़ाहिर प्लूरल बनता है वो काउंटेबल होता है, इसका मतलब इसके साथ लेस नहीं अ फ्यू पेनीज का यूज होना चाहिए था, तो चार्ली हमारा रॉन्ग है। नेक्स्ट मूव करते हैं, आई नीड फ्यूअर देन 5 kg शुगर। तो शुगर क्या काउंटेबल होती है? क्या मैं शुगर गिन सकता हूँ? तो गिन तो नहीं सकता। 5 kg तो उसकी नंबर नहीं, उसकी क्वांटिटी है, मिकदार है, और मिकदारों के साथ, क्वांटिटीज़ के साथ हम किसी सूरत भी फ्यूअर का इस्तेमाल नहीं करते, लिटल, लेस, लीस्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ फ्यूअर गलत है। अच्छा, लिटल लेस भी सेकंड डिग्री और लिटल लेसर भी सेकंड डिग्री है, तो नो लेस देन या नो लेसर देन दोनों कबूल हो सकते हैं। रूल नंबर 14 की तरफ आते हैं जी। यहाँ हमारा डिफरेंस ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट का एल्डर, एल्डेस्ट से है। याद रखिएगा, जो ओल्डर, ओल्डेस्ट है ये फॉर द पीपल अदर देन दी मेंबर्स ऑफ फैमिली यूज होता है। मतलब कोई दूसरे से बड़ा है, तो जैसे असलम इज ओल्डर देन अकरम है, एल्डर नहीं है, क्योंकि दोनों में कोई फैमिली रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर मेंबर्स ऑफ फैमिली के रिलेशन का जिक्र हो और उसमें बताना हो कि ये बड़ा और छोटा है रिश्ते में, फैमिली में, तो फिर हम एल्डर, एल्डेस्ट का यूज करते हैं। तो लेट्स सी, माई सिस्टर इज ओल्डर टू मी, रॉन्ग है, माई सिस्टर इज एल्डर टू मी। यस, याद रखिएगा, एल्डर भी अपने बाद 2 की डिग्री लेता है। माई सिस्टर इज ओल्डर देन मी, रॉन्ग है, देन नहीं आना, और ओल्डर भी नहीं आना, और एल्डर के बाद देन भी नहीं आता, तो हमारा सिर्फ राइट आंसर बीटा हुआ। असलम इज ओल्डर देन अली, तो यस दैट इज द राइट आंसर। रीज़न, असलम और अली का यहाँ कोई फैमिली रिलेशन शो नहीं हो रहा, तो हम एल्डर का यूज़ नहीं करेंगे। तो एग्जाम्पल आते हैं, माई फ्रेंड सिद्रा इज एल्डर देन आई और ओल्डर देन आई। यहाँ गौर करें, वो फ्रेंड है, कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, तो एल्डर नहीं, ओल्डर आएगा। मिस्टर श्रवण इज द ओल्डेस्ट ऑफ द डॉडसन फैमिली। गौर करें, एक फैमिली में वो सबसे बड़ा है, तो वो ओल्डेस्ट नहीं, एल्डेस्ट का वर्ड आना चाहिए था। रूल नंबर 15 पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स जल्दी से। रूल है बेसिकली ये इनफ का, इनफ की पोजीशन का। याद रखिएगा, इनफ इज ऑलवेज यूज बिफोर एडजेक्टिव्स। जो एडजेक्टिव्स होते हैं, इनफ उनसे जो है वो बाद में यूज होता है। शी इज इनफ काइंड नहीं, गौर करें, काइंड एडजेक्टिव है, कैसे पता लगा एडजेक्टिव है? फॉरेन एडजेक्टिव कन्फर्मेटिव टेस्ट लगाएं, काइंड मैन, काइंड पर्सन, तो शी इज काइंड इनफ टू हेल्प अस, शी इज इनफ काइंड नहीं। इनफ हमेशा अपने एडजेक्टिव्स के बाद, और एडजेक्टिवल इनफ जो होता है वो अपने नाउन से पहले। मतलब यूँ सादा कर लें कि अगर अगला वर्ड नाउन हो, जैसे मनी, कोई एडजेक्टिव तो नहीं, नाउन है, तो अगर ये नाउन्स के साथ यूज हो तो इनफ उनसे पहले, मतलब एडजेक्टिव्स के बाद और नाउन से पहले। तो अगर मैं लिखता हूँ आई हैव मनी इनफ, तो रॉन्ग है, आई हैव इनफ मनी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव करते हैं जी रूल नंबर पे, लेकिन उससे पहले एक एग्जांपल है जी। एमा सेड दैट द टी वाज इनफ हॉट। हॉट क्या है? हॉट केक, अ हॉट वेदर, तो इट मीन्स हॉट एडजेक्टिव है। और अभी हमने पढ़ा कि इनफ अपने एडजेक्टिव्स के बाद में आता है, तो हॉट इनफ आना है, इनफ हॉट नहीं आना। तो नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 16। वर्थ आईएनजी का रूल है जी, कि अगर वर्थ के साथ एक आईएनजी लगा हो, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगी हो, तो वो हमारा जो एडजेक्टिव है वो कैसे प्लेस होता है। तो जो वर्थ आईएनजी वाले जितने भी एडजेक्टिव्स हैं आर ऑलवेज पुट आफ्टर द नाउन्स दे क्वालिफाई। देखिए, जो नॉर्मल एडजेक्टिव्स होते हैं वो अपने नाउन से पहले आते हैं। जैसे मैं बॉय गुड नहीं कहता, मैं क्या कहता हूँ? गुड बॉय। तो नाउन बाद में है और उसका एडजेक्टिव आपको पहले नजर आ रहा है। लेकिन जो इनफ वाले, ये वर्थ आईएनजी वाले एडजेक्टिव्स हैं, ये अपने नाउन्स के बाद आते हैं। दिस इज अ फिल्म, तो गौर करें, दिस इज अ फिल्म वर्थ वॉचिंग। हम नहीं कह सकते दिस इज अ वर्थ वॉचिंग फिल्म। लगता तो ऐसे ही ठीक है जैसे वर्थ वॉचिंग फिल्म आना चाहिए, लेकिन वर्थ आईएनजी वाले एडजेक्टिव्स हमेशा अपने नाउन्स के बाद।
दिस इज अ साइट वर्थ सीइंग, वर्थ इंजॉइंग, तो दिस इज अ वर्थ इंजॉइंग साइट नहीं होगा, वर्थ आईएनजी वाले एडजेक्टिव्स हमेशा अपने नाउन्स के बाद आएंगे। डन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास रूल नंबर 17 है, ये मच टू और टू मच का यूज़ है। आपको पता है कि हम हमेशा टू मच यूज़ करते हैं, बहुत सारे मौक़ों पर जब हम एक चीज़ को बहुत ज़्यादा समझते हैं तो वो इसे इट्स टू मच, तो टू मच ही होता है जी, सिर्फ एक सूरत में अगर अगला वर्ड एडजेक्टिव हो। अगर एडजेक्टिव होगा तो वो टू मच नहीं होगा बल्कि क्या होगा, मच टू। उसकी एक रीज़न है, बड़ी ऑब्वियस रीज़न है, याद रखिएगा। मच आपको पता है एक एडजेक्टिव का फंक्शन भी प्ले करता है, जैसे देयर इज़ मच वाटर इन द जग, तो वाटर नाउन है तो मच एडजेक्टिव का फंक्शन भी करता है। अगर मैं मच को इस एडजेक्टिव के साथ लगा दूंगा तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा और दो एडजेक्टिव्स, एक एडजेक्टिव दूसरे एडजेक्टिव को क्वालिफाई नहीं कर सकता, तो दैट इज वाई यहाँ ऑर्डर थोड़ा सा इन्वर्ट होगा और टू जो कि प्योर एडवर्ब है वो दरमियान में आ जाएगा और वो दोनों साइड पर एडजेक्टिव्स को कैप्चर कर लेगा। तो आप लेकिन सादा मीनिंग में ही ध्यान में रखें कि जब भी अगला वर्ड एडजेक्टिव होगा हम हर सूरत टू मच नहीं यूज़ करेंगे बल्कि मच टू। अदरवाइज क्या ठीक है, अगर एडजेक्टिव ना हो अगला वर्ड तो फिर टू मच ही है, हाँ एडजेक्टिव होगा अगला वर्ड तो मच टू। एग्जाम्पल लेते हैं, दिस हाउस इज मच टू स्मॉल। गौर करें, स्मॉल एक एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के साथ टू मच नहीं, क्या आ रहा है जी, मच टू। और गौर करें ही ईट्स टू मच, क्योंकि आगे कोई एडजेक्टिव वगैरह नहीं है तो हम मच टू नहीं यूज़ कर रहे, टू मच का इस्तेमाल कर रहे हैं। रूल नंबर 18 पे आते हैं, टू और वेरी का यूज़ हम कैसे करते हैं। याद रखिएगा ये दोनों इंटेंसीफायर हैं, शिद्दत बढ़ाते हैं, इंटेंसिटी बढ़ाते हैं। टू का अगर हम यूज़ करते हैं तो वो इंटेंसिटी नेगेटिव में बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि टू बहुत ज़्यादा को शो करता है और एक चीज़ आप जानते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो ये एक्सेस हो चुका होता है कि टू बैड बहुत ही बुरा है, टू वीक बहुत ही कमज़ोर है, मतलब मोर देन रिक्वायर्ड है। और वेरी का हम यूज़ कब करते हैं, फॉर पॉजिटिव इंटेंसिटी, हम मुस्बत शिद्दत के लिए वेरी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो गौर कीजिएगा, हम इस एग्जांपल को देखते हैं कि जो टू है जब भी एक एडजेक्टिव के साथ आएगा तो उसकी नेगेटिव इंटेंसिटी देगा। अच्छा एक चीज़ बड़ी मज़े की, जो एक्सप्रेशन जब भी आएगा टू जब भी एक एडजेक्टिव के पहले आएगा उसके बाद एक इन्फिनेटिव का पाया जाना ज़रूरी है। हर सूरत जब भी दोबारा सुनिएगा टू एक एडजेक्टिव के साथ आएगा उसकी नेगेटिव इंटेंसिटी देगा और उसके बाद एक इन्फिनेटिव का पाया जाना ज़रूरी है। अभी हमने जो पिछली एग्जांपल की गौर करें, दिस हाउस इज़ मच टू स्मॉल, तो गौर करें ये भी एक एडजेक्टिव था और एडजेक्टिव से पहले टू लगा हुआ था, तो गौर करें हम आगे एक इन्फिनेटिव रखते थे, दिस हाउस इज़ मच टू स्मॉल फॉर माई फैमिली टू लिव। अगर मैं वो टू लिव ना देता तो याद रखिएगा ये टू स्मॉल भी रॉन्ग हो जाना था। मतलब जब भी टू एक एडजेक्टिव से पहले आएगा नेगेटिव इंटेंसिटी देगा और इन्फिनेटिव भी लेगा। गौर करिए नेगेटिव कैसे, ये घर इतना छोटा है मेरे ख़ानदान के लिए कि हम इसमें रह नहीं सकते। तो देखो नॉट इस जुमले में यूज़ नहीं है, लेकिन इस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव के कॉम्बिनेशन ने, इस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव के कॉम्बिनेशन इसको नेगेटिव मीनिंग दिया। जैसे इज़ वेरी टायर्ड, गौर करें आगे कोई इन्फिनेटिव नहीं है तो हम वेरी टायर्ड ही लगा रहे हैं। लेकिन अगर मैं उसको टू टायर्ड करूंगा तो वो नेगेटिव मीनिंग देगा, लेकिन साथ गौर करें इन्फिनेटिव का होना भी ज़रूरी है। तो इज़ टू टायर्ड टू रन, इतना थका हुआ है कि दौड़ भी नहीं सकता। ही इज़ टू वीक टू वॉक, वो इतना कमज़ोर है कि चल भी नहीं सकता। मैं किसी सूरत भी अकेला टू वीक का इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो गौर कीजिए स्टूडेंट्स, इसमें आते हैं दिस ब्रांड इज़ टू एक्सपेंसिव फार बाय। तो गौर करें टू एक एडजेक्टिव से पहले आया हुआ है तो बाद में इन्फिनेटिव आना है और इन्फिनेटिव के लिए हमें प्रीपोजिशन टू रिक्वायर्ड है। तो दिस ब्रांड इज़ टू एक्सपेंसिव टू बाय। और अगर नेगेटिव इंटेंसिटी कैसे दे रहा है, इतना महंगा है कि ख़रीदा नहीं जा सकता। ऑन द प्लेटो द यंग सीगल वॉज वेरी टू हंग्री। गौर करें आगे कोई इन्फिनेटिव की अक्रेंस है नहीं है, जिसका मतलब टू प्लस एडजेक्टिव रॉन्ग है। यहाँ क्या आना था, वेरी हंग्री। रूल नंबर 19 पे मूव कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये रूल हमारा बड़ा ध्यान से समझने वाला है क्योंकि इस रूल को बहुत कॉमनली बच्चे मिसयूज़ करते हैं। गौर करिए ये जो वर्ड्स हैं नाउन्स हैं। कौन से वर्ड्स, माइजर, कावर्ड, लव, फ्रेंड, ईयर,
वीक, मंथ, बहुत सारे और वर्ड्स भी हैं, ये सारे नाउन्स हैं। और इनके एडजेक्टिव्स कैसे बनते हैं? माइजरली, कावर्डली, लवली, फ्रेंडली, ईयरली। याद रखिएगा, अगर मैं एक नाउन के एंड पर एल वाई लगाता हूं तो वो एडजेक्टिव बनता है, और अगर मैं एडजेक्टिव के एंड पर एल वाई लगाता हूं तो एडवर्ब बनता है। जैसे स्लो एक एडजेक्टिव है ना, स्लो मैन, अ स्लो कार, तो एडजेक्टिव है। अगर मैं उसके एंड पर एल लगाता हूं स्लोली, तो वो क्या बन गया? एडवर्ब। लेकिन माइजर, कावर्ड, लव, फ्रेंड है ना, नाउन है, ही इज माई फ्रेंड, तो फ्रेंड नाउन है। तो अगर इसके एंड पर एल वाई लगाता हूं तो वो एडजेक्टिव बनेगा। नाउन्स के बाद एल वाई लगा दिया जाए तो वो एडजेक्टिव्स बनते। तो ये वर्ड्स जो दिखने में एल वाई की वजह से एडवर्ब लगते हैं, ये एडजेक्टिव्स हैं, क्योंकि ये नाउन्स से एल वाई लगाकर फॉर्मुलेट किए गए हैं। तो इनका यूज भी एज एडजेक्टिव होना चाहिए, एडवर्ब के तौर पर इनका यूज होना नहीं चाहिए, और इनका यूज एडजेक्टिव नहीं नाउन के तौर पर होना चाहिए। आइए देखते हैं, ही इज अ कावर्ड मैन। मसला कहाँ आया? मैन एक नाउन है और नाउन के साथ दोबारा नाउन यूज नहीं होगा, नाउन को क्वालिफाई नहीं करता, एडजेक्टिव चाहिए। ही इज अ कावर्डली मैन, तो कावर्डली एडजेक्टिव है, मैन नाउन है, गुड हो गया है। कावर्ड और मैन फिर रॉन्ग है। यहाँ कावर्डली मैन तो ठीक लग रहा था, लेकिन मैन चूंकि सिंगुलर है, जैसे मैं कभी नहीं कहता कि ही सिंगिंग सॉन्ग, मुझे क्या कहना है? ही सिंगिंग सॉन्ग। मैं नहीं कहता जी ही इज़ ईटिंग एप्पल, क्या कहते हैं? ही इज़ ईटिंग एन एप्पल। इसका मतलब अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए तो ए और एन का इस्तेमाल लाजम होता है। तो ही इज़ आ कावर्डली मैन, क्योंकि मैन सिंगुलर है, काउंटेबल भी है, गिनते भी तो है ना, 2 मैन 3 मैन, तो ए और एन का इस्तेमाल ज़रूरी था। तो ये डेल्टा भी गलत है, तो हमारा ओनली राइट आंसर बीटा यहाँ बनता है। तो इसी तरह मैं अगर कहता हूँ ही इज़ अ फ्रेंड मैन और फ्रेंडली मैन, तो ही इज़ अ फ्रेंडली मैन, ठीक हो गया। ही इज़ अ माइजरली मैन, नॉट अ माइजर मैन। अच्छा, अगर मैंने माइजर के साथ ठीक करना हो या कावड़ के साथ ठीक करना हो तो वो कैसे हो सकता था? मैं ये कह सकता था ही इज़ अ कावर्ड, कि वो एक बुज़दिल है। गौर करें, मैंने इसको किसी से क्वालिफाई नहीं करवाया, मैंने ही को कावर्ड कह दिया है और उसको किसी एडजेक्टिव किसी और नाउन से क्वालिफाई नहीं करवा रहा, तो ये सेंटेंस भी मेरा ठीक हो सकता है। यहाँ मैं कावर्ड को एक नाउन के तौर पर ही यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ क्वाइट करेक्ट। देखते हैं जी, यहाँ कौन सा ठीक है? ही इज़ अ माइजरली मैन, तो हमें नज़र आ रहा है ये बिल्कुल ठीक है। माइजरली एडजेक्टिव है, नाउन को क्वालिफाई कर सकता है, लेकिन माइजर नाउन है और नाउन को क्वालिफाई नहीं कर सकता। लेकिन गौर करें, ये ठीक है, क्योंकि यहाँ एक नाउन के तौर पर यूज़ हुआ है, इससे हम किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई, ये नाउन है और किसी एडजेक्टिव से क्वालिफाई हम नहीं करवा रहे, तो ही इज़ अ माइजर भी हमारा राइट आंसर है। लेकिन ही इज़ अ माइजरली रॉन्ग है स्टूडेंट्स। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि माइजरली एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव्स के साथ हम कोई ए एन अकेला नहीं लगाते। देखें, मैं अगर कहता हूँ शी इज़ ब्यूटीफुल, तो ठीक है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है ना, तो कभी मैं कहता हूँ शी इज़ आ ब्यूटीफुल। लेकिन अगर मैं आगे नाउन लगा देता हूँ शी इज़ आ ब्यूटीफुल गर्ल, तो वो आ उस गर्ल के लिए और बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। शी इज़ आ ब्यूटीफुल गर्ल, ही इज़ अ माइजरली मैन, तो सेम स्ट्रक्चर है। और इसी तरह अगर मैं शी इज़ ब्यूटीफुल कहता हूँ, अकेला एडजेक्टिव लगा देता हूँ, तो मुझे ए और एन नहीं लगाना। तो इसी तरह अगर मैं एडजेक्टिव माइजरली लगाता हूँ अकेला, तो मुझे ए और एन नहीं लगाना। ये सेंटेंस कैसे करेक्ट हो सकता था? ही इज़ माइजरली, वो कंजूस है। तो ये सेंटेंस 3 तरीके से करेक्ट हो सकता है, ही इज़ अ माइजरली मैन, ही इज़ अ माइजर, या ही इज़ माइजरली। डन स्टूडेंट्स? नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट रूल नंबर 20। डोंट यूज एनी विद नो। नो और एनी का कभी इकट्ठा इस्तेमाल नहीं करना। अगर नो आ गया तो एनी निकाल दें, एनी आ गया तो नो निकाल दें। एनी नॉट के साथ आ सकता है, नो के साथ नहीं आ सकता। ही हैज़ नो एनी मनी, रॉन्ग होगा, ही हैज़ नो मनी। हाँ, ये जुमला ऐसे हो सकता था, ही हैज़ नॉट एनी मनी, क्योंकि नॉट और एनी तो आ सकते हैं, नो और एनी इकट्ठे हरगिज़ हरगिज़ भी नहीं आ सकते। नेक्स्ट मूव करते हैं जी रूल नंबर 21 पे। इफ एनी इज आफ्टर सेकंड डिग्री, मतलब वर्ड एनी जो है वो सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के बाद है, तो हमें अदर ऐड करना पड़ेगा लाजमी तौर पे, ताकि कंपैरिजन 1 to 1 हो जाए। याद रखिए, सेकंड डिग्री कब आती है? जब 1 to 1 कंपैरिजन हो। और अगर सेकंड डिग्री के बाद एनी आएगा तो अदर का लिखा जाना ज़रूरी है, अदरवाइज कंपैरिजन 1 to 1 नहीं है। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं।
गालिब इज ग्रेटर देन एनी पॉइंट, गौर करें ग्रेटर सेकंड डिग्री है और एनी जो है कंपैरिजन को 1 to 1 से दूर लेकर जा रहा है। गालिब है जी एक और ग्रेटर देन एनी पॉइंट, मतलब एक गालिब का कंपैरिजन बहुत सारे पॉइंट से हो रहा है। उसका कंपैरिजन मिर्ज़ा रफ़ी से भी हो रहा है, मीर तकी मीर से भी हो रहा है, मोमिन खां मोमिन से भी हो रहा है, जो कि रॉन्ग है। गालिब इज़ ग्रेटर देन एनी पॉइंट मुमकिन नहीं है, लेकिन जब मैं लगा देता हूँ गालिब इज़ ग्रेटर देन एनी अदर पॉइंट तो सेंटेंस करेक्ट है, क्योंकि गालिब का मुकाबला तो सारे पॉइंट से ही हो रहा है यहाँ भी। लेकिन जब मैं एनी अदर कर देता हूँ तो कंपैरिजन 1 to 1 करके हो रहा है, मतलब मैं कर तो सबसे कंपैरिजन रहा हूँ लेकिन पकड़ के एक एक ला रहा हूँ। मतलब गालिब इज़ ग्रेटर देन एनी अदर, एक बार मोमिन खां मोमिन पकड़ लाए, गालिब इज़ ग्रेटर देन एनी अदर पॉइंट, मोमिन से बेहतर है, एनी अदर पॉइंट मीर तकी मीर से बेहतर है, तो मीन्स वो एक एक करके कंपैरिजन हो जाएगा। या फिर ऐसा करें कि आप डिग्री ही सुपरलेटिव यूज़ कर दें, गालिब इज़ दी ग्रेटेस्ट पॉइंट। ठीक हो गया जी। और नेक्स्ट देखिएगा जी, चूँकि थर्ड डिग्री के बाद देन नहीं आता तो ये डेल्टा भी रॉन्ग है, तो हमारे करेक्ट कौन से बीटा और चार्ली ही सिर्फ और सिर्फ हमारे करेक्ट आंसर्स बनते हैं। फ्रेंड्स, लेट अस कम टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 22। इफ कंपैरेटिव डिग्री इज फॉलोड बाय ऑफ, मतलब अगर सेकंड डिग्री के बाद क्या आ जाए जी, ऑफ आ जाए, यूज द बिफोर द कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद से पहले क्या आएगा, द। शी इज दी टॉलर ऑफ दी टू, तो नजर देख लीजिए हमें यहीं से नजर आ रहा है, सेकंड डिग्री के बाद ऑफ आ गया, तो हम इससे पहले क्या लगाएंगे, द। तो ये हमारा एक राइट आंसर हमें नजर आ रहा है। दो लोगों में से हम टॉलेस्ट डिग्री नहीं ले सकते, सारे दो लोग हैं तो 1 to 1 कंपैरिजन है, टॉलर आना है। शी इज टॉलर ऑफ द टू, सेकंड डिग्री आई है, उससे पहले दा नहीं आया, रॉन्ग है। और मोर टॉलर हमने पढ़ा था कि जब टॉलर खुद सेकंड डिग्री बन रही है तो कोई मोर मोस्ट कोई उसको डबल कंपैरेटिव डबल सुपरलेटिव बना नहीं सकते, तो हमारा जो राइट आंसर है वो असल में कौन सा है जी, अल्फा। शी इज दी टॉलर ऑफ दी टू हमारा असल आंसर है, चार्ली हमारा रॉन्ग है जी इधर। नेक्स्ट मूव करते हैं रूल नंबर 23 पर। लेटर लेटेस्ट आर यूज फॉर टाइम और LATT लेटर लास्ट आर यूज फॉर पोजीशन। मीन्स टू से कि अगर कोई स्टूडेंट रो में बैठे तो मैं क्या कहूँगा, ही इज़ द लेटेस्ट इन दी रो के लास्ट इन दी रो, तो दैट वुड बी लास्ट इन दी रो। क्यों लास्ट आएगा जी, क्योंकि मैं पोजीशन की बात कर रहा हूँ। लेटेस्ट क्या होता है जी, ताज़ा तरीन, टाइम के लिए यूज़ होता है। इस तरह लेटर भी टाइम के लिए यूज़ होता है। और लेटर LATT जब हमने ये बताना हो दो में से कि एक की पोजीशन दूसरे के बाद की है। तो आइए ज़रा एग्जांपल देखते हैं। ही इज़ लास्ट इन द लिस्ट के लेटेस्ट इन द लिस्ट। देखिए लिस्ट में पोजीशंस होती हैं 1 2 3 4, तो वो लेटेस्ट तो नहीं हो सकता, दैट वुड बी लास्ट। व्हाट इज़ द लास्ट न्यूज़ ऑफ द मैच या व्हाट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़ ऑफ द मैच। तो देखिए जो मैच है उसकी कोई लास्ट जो न्यूज़ है वो नहीं बन रही होती, वो हम टाइम हैपनिंग बता रहे हैं कि ताज़ा तरीन खबर क्या है। और ही केम लेटर देन आए या LATTER लेटर देन आए, तो गौर करें यहाँ टाइम की बात कर रहे हैं, वो मुझसे बाद में आया, मतलब वक्त में बाद में आया, तो LATER। तो ये फिर LATTER कहाँ यूज़ होता है, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। असलम एंड अकरम आर फ्रेंड्स, लेटर इज़ माई ब्रदर, मतलब इसका जो जिक्र जिसका बाद में हुआ, मतलब जिसकी प्लेसमेंट बाद में, तो असलम एंड अकरम आर फ्रेंड्स, तो लेटर इज़ माई ब्रदर मतलब बाद वाला मीन्स मुअख्खज़ुल ज़िक्र, मतलब अकरम मेरा भाई है, इट मीन्स टू से, तो लेटर पोजीशन के लिए यूज़ होगा। लेकिन देखें ये आने जाने वाला लेटर है, ही केम लेटर, तो ये टाइम का मीनिंग दे रहा है, तो यहाँ हम LATER सिंगल वाला यूज़ करेंगे और दैट इज़ वाई टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं, तो ये अल्फा करेक्ट है। नेक्स्ट रूल नंबर 24 पे आते हैं जी। ये रूल प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल के डिफरेंस का है। प्रेजेंट पार्टिसिपल फर्स्ट फॉर्म ING को बोलते हैं और पास्ट पार्टिसिपल थर्ड वर्ब को बोलते हैं। इनको हम कब कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल, जब ING फॉर्म वर्ब या एडजेक्टिव के तौर पर आए तो तब हम उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। हमने पढ़ा था जब नाउन के तौर पर आए तो वो जेरेंड है, फिर वो प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है। लेकिन वर्ब और एडजेक्टिव के तौर पर आ जाए, मतलब वर्ब हो या एडजेक्टिव हो, दोनों में सारा एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रही होगी, या वर्ब या एडजेक्टिव, दोनों में से जो भी फंक्शन परफॉर्म करेगी वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। और अगर थर्ड फॉर्म जो है वो वर्ब या एडजेक्टिव के तौर पर आए तो वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। इनका डिफरेंस क्या है, इनका आपस में डिफरेंस क्या है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जब एडजेक्टिव के तौर पर यूज होता है तो इज यूज फॉर एक्टिव नाउन्स, एंड पास्ट पार्टिसिपल जब एडजेक्टिव के तौर पर यूज होता है तो इज यूज फॉर पैसिव नाउन्स। मैं आपको फर्क बताता हूँ, जैसे मैं आपको कहूँ सरप्राइजिंग पीपल और सरप्राइज्ड पीपल,
तो गौर करो, जब सरप्राइजिंग पीपल कहता हूं, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाता हूं, तो वो एक्टिव नाउन्स हैं, मतलब वो सरप्राइज कर रहे हैं, सरप्राइजिंग पीपल। और जब मैं कहता हूं सरप्राइज्ड पीपल, तो वो एक्शन कर नहीं रहे बल्कि एक्शन उन पर हो रहा है, तो वो पैसिव नाउन्स हो गए। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्टिव नाउन्स के साथ और पास्ट पार्टिसिपल पैसिव नाउन्स के साथ यूज किया जाता है। एग्जांपल्स में भी देखते हैं जी। व्हेन आई रीच द विलेज ऑन माई एरोप्लेन आई मेट सरप्राइज्ड पीपल या आई मेट सरप्राइजिंग पीपल। देखो, मैं पहुंचा हूं गाँव में, एक एरोप्लेन में पहुंचा हूं, तो लोग हैरान करने वाले नहीं होंगे, लोग खुद हैरान होंगे। इसका मतलब एक्टिव नहीं, पैसिव हो चुके होंगे, वो खुद हैरान हो रहे होंगे, वो हैरान करने वाले नहीं हैं। तो सरप्राइजिंग नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा स्टूडेंट्स, सरप्राइज्ड पीपल हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट भी देखते हैं, डिस्टर्बिंग स्टूडेंट्स शुड बी एक्सपेल्ड के डिस्टर्ब्ड स्टूडेंट्स शुड बी एक्सपेल्ड। गौर करना है, अगर तो वो डिस्टर्बिंग स्टूडेंट्स हैं, तंग करने वाले, एक्टिव, तो फिर तो उनको एक्सपेल किया जाना चाहिए, निकालना चाहिए क्लास से। लेकिन अगर वो डिस्टर्ब्ड हैं, खुद परेशान हैं, तो उनको क्लास से निकाला जाना नहीं बनता। तो डिस्टर्ब तो वो खुद हैं, तो पैसिवाइज हो चुका है वो नाउन स्टूडेंट्स। तो डिस्टर्बिंग स्टूडेंट्स शुड बी एक्सपेल्ड, नॉट द डिस्टर्ब्ड। तो हमें एक्टिव नाउन्स चाहिए था, तो हमने डिस्टर्बिंग लगाया कि तंग करने वाले, ना कि तंग होने वाले। और तंग शुदा जो है वो हमें उनको साथ लगाना है। रूल नंबर 25 की तरफ मूव करते हैं जी। कुछ यूसेजेस हैं जिन पर आपने गौर करना है। फर्दर मोर का मीनिंग देता है, फार्दर अवे दूर का मीनिंग देता है, और नेक्स्ट जो है वो नियरेस्ट इन टाइम एंड प्लेस। मतलब अगर प्लेस में कोई चीज़ नेक्स्ट है, तो जैसे आई एम स्टैंडिंग नेक्स्ट टू दी वाइट बोर्ड में कह सकता हूँ, या टाइम में नेक्स्ट हो सकता है, हु केम नेक्स्ट, हु विल कम नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, तो ये टाइम में नेक्स्ट है। और अ गुड मैनी का यूज जी, अ गुड मैनी इन अ लार्ज नंबर के लिए यूज होता है, लेकिन इसका प्रेडिकेट प्लूरल होता है। आ तो लगा है लेकिन प्लूरल, जैसे अ गुड मैनी स्टूडेंट्स आर डूइंग देयर वर्क। और काइंड, सॉर्ट या टाइप जो हैं ये मोस्टली सिंगुलर में यूज होते हैं। हम काइंड्स, टाइप्स या सॉर्ट्स यूज नहीं करते। कब यूज करते हैं काइंड्स, टाइप्स या सॉर्ट्स? जब वर्ड विद मैनी या डिफरेंट का वर्ड साथ आ जाए, जैसे मैनी काइंड्स ऑफ, डिफरेंट काइंड्स ऑफ, वेरियस काइंड्स ऑफ, इस तरह के वर्ड्स आ जाए। अदरवाइज हम काइंड्स या टाइप्स या सॉर्ट्स का वर्ड यूज नहीं करते। तो एग्जांपल्स देखते हैं जी, ये जो भी हमने बातें की हैं। ही फार्दर सेड के फर्दर सेड, मोर का मीनिंग आ रहा है ना उसने मजीद का, तो ही फर्दर सेड आना है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है जी, बीटा। आई लाइक दीज काइंड्स ऑफ पीपल के दिस काइंड ऑफ पीपल, हमने पढ़ा था जब तक डिफरेंट वराइटीज ना है हम काइंड्स यूज नहीं करेंगे। तो आई लाइक दिस काइंड हमारा ठीक रहेगा। तो आई लाइक दिस काइंड ऑफ पीपल, जो कि बेसिक करेक्ट है। ऑल्दो आजकल दीज काइंड्स कॉमन यूज हो रहा है, लेकिन जो कि हम ऑर्थोडॉक्स ग्रामर करते हैं तो जिसमें काइंड की प्लूरल वैरायटी के बगैर मुमकिन नहीं है। तो आइए अब इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। द मॉडर्न कैमरास नीड ओनली अ फ्यू लाइट एज कंपेयर्ड विद द अर्लियर मॉडल्स। कंपेयर टू भी होता है। अच्छा, अभी एक चीज़ हो गया, वो तो विद भी ठीक है, उस प्रेपोजिशन की गलती नहीं है। अ फ्यू लाइट के अ लिटिल लाइट, देखो जो रोशनी आ रही होती है वो रोशनी, देखो मैं कैमरा के लिए रोशनी का यूज़ करता हूँ, तो रोशनी जो है वो काउंटेबल नहीं है, उसकी मिकदार होती है, तादाद नहीं होती। तो अ फ्यू का यूज़ रॉन्ग है। क्या आना चाहिए यहाँ बेसिकली, अ लिटिल लाइट, अनकाउंटेबल वर्ड चाहिए था। नेक्स्ट देखते हैं, दिस आंसर साउंड्स क्वेयरली। तो गौर कीजिएगा, साउंड हमारा एक लिंकिंग वर्ब पड़ा था, जैसे स्मेल है, टेस्ट है, बी है, लुक है, सीम है, ये लिंकिंग वर्ब है। और लिंकिंग वर्ब अपने बाद, चूंकि ये सब्जेक्ट को लिंक करते हैं तो अपने बाद एडजेक्टिव्स लेते हैं, ये एडवर्ब नहीं लेते। तो दिस आंसर साउंड्स क्वेयर, साउंड स्ट्रेंज, स्ट्रेंजली नहीं, स्ट्रेंज, क्वेयर। और नेक्स्ट देखते हैं, द माइंड एक्सपीरियंसेस मोर अनकॉन्शियसर। गौर करें, यहीं से प्रॉब्लम आ गया, मोर भी बना दिया और उसको अनकॉन्शियसर भी बना दिया। अनकॉन्शियस की कोई सेकंड डिग्री ई और ई एस टी से नहीं बनती, दैट शुड बी मोर अनकॉन्शियस देन कॉन्शियस एक्टिविटी। तो चार्ली हमारा रॉन्ग प्लेसमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं जी, हेनरीज ऑफर इज नॉट इनफ गुड टू बी एक्सेप्टेड। ढूंढे स्टूडेंट्स गलती जी, मिली
ओ बच्चा पार्टी, इनफ गुड। गौर करें, गुड एक एडजेक्टिव है और इनफ अपने एडजेक्टिव्स के बाद आता है। इनफ गुड नहीं आना, गुड इनफ आना है। हाँ, अगर नाउन होता, जैसे हमने अभी इसमें पढ़ा, मनी इनफ नहीं होता, इनफ मनी है, नाउन से पहले आता है, लेकिन एडजेक्टिव्स के वो कहाँ आता है स्टूडेंट्स? बाद में आता है। यस, नेक्स्ट मूव करते हैं। शुगर केन कंटेन्स नॉट विटामिन। तो विटामिन, गौर करें, नॉट विटामिन कैसे हो सकता है? नॉट जब भी आएगा वो किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, और यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो यहाँ क्या चाहिए था? नो। तो शुगर केन कंटेन्स नो विटामिन। नेक्स्ट मूव करते हैं। ये हमारा चार्ली रॉन्ग है। जोसेफ इज द मोस्ट एक्टिविस्ट ऑफ ऑल। देखो, एक्टिव की अगर मैं एक्टिविस्ट कर सकता हूँ तो फिर जो है मुझे मोस्ट की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो जोसेफ इज़ द मोस्ट एक्टिव ऑफ ऑल, क्योंकि एक्टिव की जो डिग्रीज हैं वो एक्टिविस्ट नहीं बनती, एक्टिव, मोर एक्टिव, मोस्ट एक्टिव। तो ये मोस्ट तो ठीक है, लेकिन एक्टिविस्ट ठीक नहीं है। नेक्स्ट जी, पिकासो कैन बी व्यूड विदाउट फीलिंग बैडली अबाउट द टाइप ऑफ पीपल ही पोर्ट्रेट। ओके, क्या प्रॉब्लम है? पिकासो नाम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैन नॉट बी व्यूड, बी के बाद थर्ड फॉर्म आती है, नो प्रॉब्लम। विदाउट फीलिंग बैडली, तो गौर करें, फील एक लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद किसी सूरत भी एडवर्ब का यूज नहीं होता। हमें एडजेक्टिव चाहिए था, फीलिंग बैड। डन हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मूव करते हैं। द वर्ड्स इन द समरी ऑफ द पोएम आर सो एम्बिगुअस टू बी अंडरस्टूड। गौर करें, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि पोएम की समरी में वर्ड्स इतने एम्बिगुअस हैं, इतने अनक्लियर हैं कि समझ नहीं जा सकते। तो गौर करें, आपको इन्फिनेटिव नजर आ रहा है, एम्बिगुअस एडजेक्टिव है। तो हमने पढ़ा था कि अगर एडजेक्टिव के बाद इन्फिनेटिव होगा तो उसका अगर नेगेटिव मीनिंग देना है तो उसके साथ सो नहीं आता, वेरी नहीं आता, क्या आता है? टू आता है। तो रॉन्ग चार्ली है। टू एम्बिगुअस टू बी अंडरस्टूड हमारा राइट आंसर बनता है। द नैरोर द लेंस डायमीटर इज द मोर ग्रेट द डेप्थ ऑफ द फील्ड इज। तो ग्रेट की सेकंड डिग्री ग्रेटर होती है, मोर ग्रेट नहीं होती। तो ये चार्ली हमारा रॉन्ग आंसर है। चलते चलते चले आपको ये भी बात यहाँ क्लियर करते जाएं कि अगर एडजेक्टिव की दो डिग्रीज, देखो, नैरो, नैरोअर, नैरोएस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, अगर दो डिग्रीज एक ही जुमले में एडजेक्टिव की कंपैरेटिव आ रही हो और आपस में कंपैरिजन बना रही हो, प्रोपोर्शन बना रही हो, तो द नैरोअर द लेंस डायमीटर इज द ग्रेटर द लेंथ ऑफ द फील्ड इज, कि जितना डायमीटर लेंस का नैरो होगा फील्ड की डेप्थ भी उतनी ज़्यादा होगी। तो गौर करें, एक चीज़ बढ़ रही है, दूसरी भी बढ़ रही है, आपस में प्रोपोर्शन बन रहा है, या उर्दू में सादा कह लें तो इतना जितना का मीनिंग बन रहा है। तो याद रखिएगा, जब भी एडजेक्टिव की दो डिग्रीज आपस में एक ही जुमले में आके प्रोपोर्शन बनाए, एक बढ़े दूसरी भी बढ़े, एक कम हो दूसरी भी कम हो, या उर्दू कर लें तो इतना जितना का मीनिंग दे दें, तो याद रखिएगा दोनों डिग्रीज के साथ दा का इस्तेमाल होना ज़रूरी है। एक तो यहाँ ग्रेटर आना है, तो और क्या आना है जी? दा ग्रेटर। अगर ये दा ना लगा होता, आर्टिकल में भी जाके पढ़ेंगे तब भी रॉन्ग है। आप वो एक जुमला भी याद कर सकते हैं। यहाँ पे से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सेकेंड ईयर की जो प्रिस्क्राइब्ड बुक है बोर्ड की, उसमें पढ़ा है, द नेयर द स्टार केम द हायर द वेव रोज। देखो, नेयर सेकेंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, हायर सेकेंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, दोनों का कंपैरिजन है। वो नेयर है, वो हायर हो रहा है, तो दोनों के साथ दा मौजूद है। द नेयर द स्टार केम द हायर द वेव रोज। तो ये हमारा ऑप्शन चार्ली इस तरीके से रॉन्ग है। दा तो ठीक लगा था, लेकिन ग्रेट नहीं, ग्रेटर आना था। द न्यूज़ एडिटर आस्क्ड द रिपोर्टर व्हाट द लास्ट न्यूज़ वाज। जो न्यूज़ होती है वो टाइम हैपनिंग है चूंकि, तो इसके साथ हम लेटेस्ट लगाते हैं, लास्ट नहीं लगाते। द बोथ फ्रेंड्स लाइक्ड द सेम गर्ल टू मैरी। गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स, द बोथ नहीं होता, बोथ द होता है। आर्टिकल में भी हम जाके पढ़ेंगे कि जैसे ऑल द बेस्ट, बोथ द फ्रेंड्स, बोथ द ब्रदर्स, तो द बोथ के बाद आता है। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है जी, अली इज अ वेरी गुड एंड मोस्ट हार्ड वर्किंग बॉय ऑफ द क्लास। गौर करें, अ वेरी गुड पॉजिटिव डिग्री है और मोस्ट हार्ड वर्किंग सुपरलेटिव डिग्री है। याद रखिएगा, एडजेक्टिव की अगर दो डिग्रीज इकट्ठी यूज हो रही हो किसी एक ही नाउन के लिए, तो दोनों का सेम डिग्री में होना जरूरी है।
एक पॉजिटिव और दूसरी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं हो सकती, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों सुपरलेटिव। और गौर करें ऑफ द क्लास, पूरी क्लास का दोनों सुपरलेटिव चाहिए। तो हम देख लेते हैं दोनों सुपरलेटिव कहाँ हैं। तो गौर करें द बेस्ट एंड द मोस्ट हार्ड वर्किंग, ये दोनों सुपरलेटिव हैं। ये गुड पॉजिटिव है, वेरी हार्ड वर्किंग भी पॉजिटिव है। डिग्रीज तो सेम आ गई, इसकी निस्बत तो ठीक है, लेकिन गौर करें इज अ वेरी गुड एंड वेरी हार्ड वर्किंग बॉय ऑफ द क्लास, फिर भी रॉन्ग है क्योंकि एक का कंपैरिजन पूरी क्लास से हमें सुपरलेटिव डिग्रीज चाहिए थी। और अली इज द बेस्ट एंड मोस्ट हार्ड वर्किंग, तो गौर करें यहाँ हमारे पास दोनों सुपरलेटिव डिग्रीज हैं, मोस्ट हार्ड वर्किंग, मोस्ट बेस्ट। तो ये अल्फा और चार्ली तो हमने पहले रॉन्ग कर लिया था, बीटा और डेल्टा को कंपेयर करके देख लेते हैं। दोनों में दोनों सुपरलेटिव डिग्रीज है, करेक्ट। फर्क क्या है कि इसमें दोनों सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ दा है, इसमें सिर्फ पहली सुपरलेटिव डिग्री के साथ दा है, दूसरी सुपरलेटिव डिग्री के साथ दा मौजूद नहीं है। तो कौन सा करेक्ट है स्टूडेंट्स, बताइए, बीटा या डेल्टा? बीटा के सुपरलेटिव डिग्री के साथ दा आता है, या सुपरलेटिव डिग्री के साथ दा आता है, लेकिन यहाँ आप थोड़ा सा मिसटेकन क्लू की तरफ जा रहे हैं। वो जो दा आता है, जो आर्टिकल है, वो क्या होता है? डिटर्मिनर। आपको जो मैंने रॉयल ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव सिखाया था, बिल्कुल हमारी जो रूल्स के साथ पहली स्लाइड थी, तो उसमें जो पहला कॉलम था डिटर्मिनर्स का, तो उसमें आर्टिकल्स मौजूद थे, और आर्टिकल्स मैंने बोला एडजेक्टिव्स होते हैं, डिटर्मिनर की कैटेगरी में आकर वो एडजेक्टिव्स बन जाते हैं, तो आर्टिकल्स एडजेक्टिव हैं। तो एडजेक्टिव किसके लिए होता है? क्या वो जो दा है वो इस बेस्ट के लिए है? नहीं, वो एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन के लिए होता है। इसका मतलब ये जो दा आया है ये इस बॉय के लिए है, इस नाउन के लिए। तो द बेस्ट बॉय है, द मोस्ट हार्ड वर्किंग बॉय है, तो वो दा उस बॉय के लिए है। ये दा भी एडजेक्टिव है, बेस्ट भी एडजेक्टिव है, ये मोस्ट हार्ड वर्किंग भी एडजेक्टिव है। तो मुझे एक चीज आपको क्लियर कर देने दीजिए कि अगर नाउन एक है, सेम है, तो हम दो डिटर्मिनर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। गौर करें, अगर दा आ गया है इस बॉय के लिए, तो दोबारा उसी बॉय के लिए किसी दूसरे डिटर्मिनर की जरूरत नहीं है। या मैं बिल्कुल प्लेन वर्ड्स में आपको समझा देता हूं कि अगर दो सुपरलेटिव डिग्रीज एक ही नाउन के लिए यूज हो रही हूं, गौर करें, दो सुपरलेटिव डिग्रीज, द बेस्ट, मोस्ट हार्ड वर्किंग, एक ही नाउन के लिए यूज हो रही हो, तो दा सिर्फ पहली सुपरलेटिव डिग्री के साथ आएगा, दूसरी सुपरलेटिव डिग्री के साथ नहीं आएगा, क्योंकि नाउन एक ही है। तो द करेक्ट आंसर इज डेल्टा। अली इज द बेस्ट एंड मोस्ट हार्ड वर्किंग बॉय ऑफ द क्लास। तो द बेस्ट एंड द मोस्ट हार्ड वर्किंग रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि डिटर्मिनर या यूं कह लें कि द का यूज एक बार आएगा, सिर्फ एक नाउन के लिए। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स, हिज एडल्ट ब्रेन रिफ्यूज। तो हमें एक चीज जो है वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है कि जो ब्रेन है वो एक नाउन है, और नाउन के साथ एडजेक्टिव चाहिए, और थर्ड फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव वर्ब मतलब पास्ट पार्टिसिपल नाउन को क्वालिफाई कर सकता है। तो इज एडल्ट ब्रेन, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस एडल्ट ब्रेन हो नहीं सकता, क्योंकि फर्स्ट वर्ब की जो फॉर्म है वो नाउन्स को क्वालिफाई नहीं करती, तो ये रॉन्ग हो गया। एडल्ट ब्रेन फिर रॉन्ग हो गया। दो ऑप्शन देखिए हमारे फौरन क्विक ही निकल गए, ये भी एडल्ट ब्रेन ही है, तो दोनों ठीक हो गए। अब हमें सिर्फ बीटा और चार्ली तो रॉन्ग कर रहे हैं, अल्फा और डेल्टा में से सिर्फ फर्क ढूंढना है। तो इज एडल्ट ब्रेन रिफ्यूज टू थिंक। तो गौर करें, ब्रेन तो सिंगुलर है, यहाँ तो रिफ्यूजीज आए, यहाँ रिफ्यूज्ड आए, मीन्स रिफ्यूज फर्स्ट फॉर्म जो है वर्ब की, अगर वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हो तो फर्स्ट फॉर्म ऐसी है तो लेती है, तो ये रॉन्ग हुआ। इसका मतलब हमारा अल्फा भी रॉन्ग है, तो डेल्टा हमारा राइट आंसर है जी। हिज एडल्ट ब्रेन रिफ्यूज टू थिंक क्लियरली एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट्स, that was all about adjectives, and I hope you would have learned a lot. And yes, again I would say it's only practice that can make you perfect to solve all the exercises that are available on the website of Top Grade. Best wishes. You can also download Top Grade app from Google Play Store or App Store. Visit topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060.